चलो शुरू करते हैं। आएगी लाइट की क्या लगता है? नहीं आएगी। बड़े दुख की बात है। यहाँ ही पे ज्यादा करती है आई थिंक। तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, ठीक। शुरुआत करेंगे आईएनएम से। कोई मेट्रो स्टेशन नहीं है, ठीक है। हाँ ठीक है। थोड़ा सा रूट्स वगैरह की बात करेंगे कि हाउ इट स्टार्टेड, थोड़ा रूट्स से शुरू करेंगे। तो बेसिकली वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम पोस्ट 1857। रूट्स की बात करेंगे, हाउ आईएनसी वाज फॉर्म्ड। थोड़ा प्री आईएनसी ऑर्गेनाइजेशंस की बात करेंगे। आईएनसी है ना, ठीक है। प्री आईएनसी ऑर्गेनाइजेशन, आईएनसी का ईयर क्या था नायशा? नहीं ओके 1885, ठीक है। तो प्री आईएनसी ऑर्गेनाइजेशन और थोड़ा इंडियन नेशनल मूवमेंट की बात करेंगे, ठीक है। तो हम शुरू करेंगे मॉडर्न इंडियन नेशनल मूवमेंट। ये लाइट फ्लिकर कर रही है मुझे लग रहा है। अच्छा, मुझे लगा खाना नहीं खा के आऊँ, चक्कर आ रहा है। चश्मे वालों को दिक्कत नहीं हो रही क्या इससे? हो रही है ना, हाँ। कोई बात नहीं, आ जाएगी लाइट आ जाएगी। बोर्ड दिख रहा है ना सबको? दिख रहा है ना, ठीक है। क्योंकि घर जाके मान लो ये बोलो आप लोग कि लाइट कट गई थी, बोर्ड नहीं दिख रहा, तो पेरेंट्स क्या बोलेंगे? कहेंगे तुम्हारी उम्र में हम दिया जलाकर पढ़ते थे, है ना, नदी तैर करके स्कूल जाते थे। तो वो तो आप लोग भी जाते ही होगे स्कूल कॉलेज नदी तो तैर ही रहे हो। एटलीस्ट एक बात आप भी अपनी अगली जनरेशन को बोल सकते हो कि हम भी नदी तैर के जाते थे, ठीक है। 40 साल पहले फरीदाबाद, आपको पता होगा कि सबसे इंडिया का लाइक वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड एरिया। आज से 40 साल 50 साल पहले यहाँ वो फैक्ट्रीज थी जो शायद अब चली भी गई यहाँ से, है ना। हाँ मतलब स्कॉट एक बड़ा एग्जांपल है, बहुत सारी फैक्ट्रीज, अमूल से लेकर के सारी की बात कर लो। इसके बाद नोएडा और गुरुग्राम, इसके बाद आप देखो पिछले 5-10 सालों में इतना ज्यादा डेवलप्ड हो गए। और फरीदाबाद वहीं का वही वहीं है। हम्म, शायद जो इतिहास रहा फरीदाबाद का इतिहास क्या है? वही फरीदाबाद इज फेमस। हिस्ट्री से कैसे रिलेट होता फरीदाबाद? एक बहुत फेमस पर्सनालिटी थे यहाँ के, क्या नाम था? हैं भाई, फरीदाबाद में रहो, इतना तो पता होना चाहिए ना। क्या बोला? अरे छपरियों की बात नहीं हो रही, कुछ स्ट्रांग बोलो। अब क्या है वो? एक ए अजय नागर छपरी। थोड़ा नॉलेजेबल लोगों की बात करो। अरे फरीदाबाद में रह रहे हो, फरीदाबाद में उनके नाम के एटलीस्ट पता नहीं कितनी चीजें होंगी। हाँ ऑब्वियसली, राजा नाहर सिंह, हाँ। ही वॉज रिलेटेड टू 1857, पता है ना। यार कम से कम इतना तो याद रखो, कम से कम अगर मान लो आप इंटरव्यू में पहुंच गए और उसने पूछ लिया कि भाई कहाँ से हो, आप बोलो फरीदाबाद से, बोलेगा कि फरीदाबाद से कौन सी एक पर्सनैलिटी थी जो कि बहुत फेमस थी, क्या बोलो, कैरी मिनाटी? क्या बड़ा इधर आओ। क्या देखे तो 2 एग्जिट गेट हैं, पर हम तुम्हें उठा कर नीचे फेंकेंगे यहाँ से तो मैं तो कह रहा हूँ, वो कहेगा देखो दो बेटा 2 एग्जिट गेट हैं, हम तुम्हें उठा कर नीचे फेंकेंगे अगर तुम प्रॉपरली लैंड नहीं हो तो वापस पकड़ के लेंगे, दोबारा फिर फेंकेंगे, है ना। तो ऐसे मत करना। खैर, तो अच्छा एक बात बताओ, हम नेशनल मूवमेंट की बात करें तो क्या 1857 से शुरू हुआ? ये तो बहुत पहले से चला आ रहा है, जब से अंग्रेज हैं लगभग तब से चला आ रहा है। इसमें एक चीज नहीं हुई है, दिस थिंग मॉडर्न, ठीक है। अब इस मॉडर्न का मतलब क्या है? तो देखो पहले क्या हो रहा था, बिफोर व्हाट वाज द सीन,
पहले ये था कि मारकाट वाला सीन था, RRR, है ना। तो पहले क्या था, रिवोल्ट्स बहुत ज्यादा थे, और वो रिवोल्ट्स किस नेचर के थे? वायलेंट की स्पेलिंग क्या होती है? VOI होता है, VIO होता है? VIO, VOI, बताओ। ठीक है, कुछ भी होता हो देख लेना, ठीक है। वायलेंट, आई पहले होगा, तो इसको वायोलेंट क्यों नहीं बोलते? VIO। इंग्लिश इज अ वेरी कंफ्यूजिंग लैंग्वेज, ऐसा लगता है। वायलेंट, हाँ, अच्छा। इसका मतलब एक वावेल एक कॉन्सोनेंट के बीच में अगर ओ आए तो उसका प्रोनाउंसिएशन गया, ऐसा कुछ होता होगा। देखो ग्रामर भी पढ़ा रहा हूँ ठीक है, खैर। रिवोल्ट्स कैसे नेचर के थे? वायलेंट नेचर के। आफ्टर 1853 जो रिवोल्ट्स का नेचर होगा, मतलब रिवोल्ट नहीं कह सकते उनको, बेसिकली जो ये मॉडर्न वाले हैं, ये कैसे लोग होंगे? ये एजुकेटेड इंडियंस होंगे। तो ऐसा माना जाता है, मुझे पता नहीं है, बताना एक्सपीरियंस से। जो लोग पढ़ाई लिखाई वाले होते हैं वो थोड़ा तर्क से लड़ाई करते हैं, जो थोड़ा कम पढ़े लिखे होते हैं वो सीधा हाथापाई पे उतर आते हैं। ऐसा है क्या? ठीक है, खैर। एजुकेटेड इंडियंस, इनको, और एजुकेटेड इंडियंस में कौन से लोग थे? हाँ, एजुकेटेड लैंडलॉर्ड्स, लैंडलॉर्ड्स AKA जमींदार्स। हाँ, नहीं, AKA रियोतवार्स, सब सेम नेम है, अलग नहीं है। जमींदार बोलो, लैंडलॉर्ड बोलो, रेवतवाड़ बोलो, तालुकदार बोलो, ऑल नेम्स आर सेम, AKA तालुकदार्स। ठीक है, ये सारे एक ही नाम है। ये बेसिकली, अच्छा एक चीज देखना आप, ये नाम अगर मैं 1793 से पहले लूं, ये सारे नाम बिफोर 1793, ये सिर्फ एक नाम है, इनके पास एक्चुअल लैंड्स नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? डोंट वरी, जिनको नहीं पता ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी, बट आप ये याद रखना कि 1793 से पहले सिर्फ ये नाम है, दिस इज द टैग, दे डोंट होल्ड एक्चुअल लैंड। 1793 में आता है परमानेंट सेटलमेंट। ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट, जिससे इनको क्या दिया गया कि जैसे मान लो कि अब पहले कौन थे ये लोग, मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। तो ये ऐसे, जैसे मान लो कि आपको कहीं अपॉइंट कर दिया जाए कि इस पर्टिकुलर जगह का रेंट आपको लेना है, ठीक, तो आप उसके मालिक नहीं बन गए, यू आर अपॉइंटेड, कि सिर्फ आप रेंट वसूल रहे हो, आप मालिक नहीं हो। ठीक, 1793 में अंग्रेजों ने क्या किया, उनको अपनी तरफ लॉयल बनाने के लिए इन्होंने क्या किया कि जिन जमीनों का आप रेंट वसूल रहे थे, ये जमीनें आज से आपकी। ठीक, अलग अलग एरियाज में किया गया, ये बंगाल में था, रेवतवार्स किए गए मद्रास वाले रीजन में, और ये यूपी मीन्स अवध। ठीक है ना, ये बंगाल में थे, ये मद्रास में थे, और ये अवध में थे। ये सारी चीजें बताई जाएंगी, डोंट वरी, थोड़ा सा बैकग्राउंड बता रहा हूं इसलिए क्योंकि अब ये जो है एक्चुअल लैंड होल्डर्स हैं, नाउ दे हैव मोर पावर। पहले आप जाओ, सोचो एक जगह आप रेंट वसूलने जा रहे हो, तो आपकी बातों में उतना वेट नहीं रहता, वजन, क्योंकि यू आर एम्प्लॉय। अब सोचो मालिक हो, जाओगे, किसी ने पैसा नहीं दिया, जा करके शटर पे एक लात मारा, पैसा दे नहीं तो दुकान खाली कर, है ना, वजन आता है, तो वो माई बाप करके आ जाएगा कि अच्छा, अनलेस वो आपसे तगड़ा हो और कम पढ़ा लिखा हो, तब ऐसा मत करना ठीक है, हाथापाई भी उतर सकता है। अच्छा, दीज एजुकेटेड लैंडलॉर्ड्स, हु वर दे वर ब्राउन साहिब्स। ब्राउन साहिब का मतलब उनका कलर ब्राउन था। ठीक, यही तो, ऐसा, हु आर द ब्राउन साहिब्स? हाँ, हाँ, दिव्या, ब्राउन साहिब्स। नायशा, ब्राउन साहिब। कोई, यशिका, ब्राउन साहिब। हैं?
ना, मजा नहीं आया। ब्राउन साहेब, किसी को कोई आइडिया कि इनको ब्राउन साहेब बोलेंगे? देखो ये टैग ब्रिटिशर्स ने दिया था। देखो ब्राउन साहेब वो लोग थे, अपीयरेंस से इंडियन, अंदर से पूरे ब्रिटिश। समझ रहे हो? ऊपर से आप एप्पल हो, अंदर से पूरा चाइनीज हार्डवेयर लग रखा है। देखे ना ऐसे प्रोडक्ट्स आते हैं ना, ऐसे लाजपत नगर चले जाओ, सरोजनी नगर चले जाओ, वो एयरपॉड्स बेचने आते हैं ना 400-400 रुपए के। एयरपॉड्स ले लो, एयरपॉड्स ले लो। ऊपर से एप्पल, ऊपर से इंडियन, अंदर से चाइनीज होते हैं वो पूरा उनका उनका हार्डवेयर। ये ऊपर से दिखने में इंडियन है, बट इनकी आइडियोलॉजी पूरी जो है किसकी है? ब्रिटिशर्स की। मतलब अगर ये मान लो किसी चीज के लिए लड़ रहे हैं तो कभी भी ये सुप्रीमेसी के लिए नहीं लड़ेंगे। इंडिपेंडेंस की बात नहीं हो रही यहाँ पे। इनको सिर्फ चाहिए कि हमें राइट्स दे दो। सुप्रीम कौन होगा? क्वीन होगी। तो जो भी ब्राउन साहब होगा वो हमेशा बात करेगा किसकी? क्वीन सुप्रीमेसी की। बस वो बोलेगा कि राइट्स हमें भी दे दो। जैसे सिस्टम में सिर्फ अंग्रेज क्यों भर रहे हो, थोड़े इंडियंस को भर लो। आप कुछ हमें ह्यूमन राइट्स दे दो, कुछ चीजें और दे दो, मतलब राइट्स की बात करेगा मोर और लेस। कभी भी वो ये बात नहीं करेंगे कि नहीं हमें आजादी दे दो, है ना, ब्राउन साहेब। क्योंकि अच्छा इसमें एक और टर्म ऐड कर लो तब आपको ज्यादा क्लियर होगा। दे आर ना वेस्टर्न एजुकेटेड लैंडलॉर्ड्स, वेस्टर्न एजुकेटेड। ठीक है ना, इंग्लिश की पढ़ाई की है इन्होंने। तो अंग्रेजों ने इनको अपना विजन दिखाया कि देखो कैसे हम लोग बेस्ट हैं और तुम्हें क्या करने आए हैं? सिविलाइज करने आए हैं। वी आर द बेस्ट एंड वी वांट टू सिविलाइज यू। पता ना, देखो एक सेइंग है, वाइट मैन बर्डन, जिसको यूरोपियंस ने बनाया। तो ऐसा माना जाता है कि इफ यू आर बॉर्न वाइट तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि पूरा बाकी वर्ल्ड, आपके अलावा बाकी वर्ल्ड क्या है? अनसिविलाइज्ड है, जानवर है, उसको आपको सिविलाइज करना, इंसान बनाना। ठीक, दैट इज कॉल्ड वाइट मैन बर्डन। तो अच्छा ये, अच्छा देखो, तो ये बिफोर वाला होगा, प्री 1857। और ये वाला रिवोल्ट जो होंगे मतलब आफ्टर 1850। अच्छा ये प्री 1857 वाला, ये वाला वायलेंट वाला है ना। 1857 से पहले वायलेंट रिवोल्ट्स, जितने ट्राइब्स थे, जितने भी पीजेंट्स थे, सब लोग सिरा मार काट पे उतर आते थे। ठीक है, तो ये कुछ बातें हो गई बैकग्राउंड की। अब बढ़ते हैं आगे कि व्हाट इज इंडियन नेशनल मूवमेंट। इट इज कंप्लीटली सेपरेट, डोंट वरी। तो आगे चीजें समझ आएंगी। अभी तक ये कुछ पीछे की बातें थी। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? का पूछूं फिर? हम्म, चलो बताओ, इनकी मेन डिमांड्स क्या होंगी बताओ। एक वेस्टर्न इंडियन एजुकेटेड लैंडलॉर्ड है, उसकी डिमांड्स क्या होंगी? ठीक है, बात सही है, रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, और अरे मैं क्वेश्चन नहीं पूछ रहा और सब कैसा है? बढ़िया। ह्यूमर लाओ थोड़ा क्लास में। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन चाहिए, एजुकेशन चाहिए, और क्या चाहिए? ठीक है, इसमें बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो क्या कहते हैं, बिजनेसमैन होंगे। उनको ये चाहिए कि भाई सॉल्ट सिर्फ आप ही क्यों प्रोड्यूस कर रहे हो, हमें भी मौका दो, देश का नमक बनाएंगे, टाटा सॉल्ट। ठीक। ओपीएम में हमें दो, ओपीएम। इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट ओपीएम क्या था, एक्सपोर्टर, इंपोर्टर, एक्सपोर्टर। एट दैट टाइम चाइना, चाइना में एक्सपोर्ट होता था सारा ओपीएम। और मोनोपोली किसके पास थी? अंग्रेजों के पास। तो हमें चाहिए कि भाई हमें भी हिस्सा दो, कुछ हम भी पैसा कमाए, है ना। तो दीज आर द थिंग्स, डोंट वरी, ये सारी चीजें बता दूंगा, लिखवा दूंगा अभी। खैर, यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़ते हैं।
अरे ये इसकी वजह से, ठीक है आकाश सब आएगी। खैर खैर ठीक है। सो INM द इंडियन नेशनल मूवमेंट वाज लेड बाय द वेस्टर्न एजुकेटेड इंडियंस, मोस्टली मिडिल क्लास, ठीक है ना। मिडिल क्लास क्यों? क्योंकि जब इन्होंने पढ़ाई की सो दे गॉट टू नो कि भाई कुछ ह्यूमन राइट्स तो ऐसी चीज़ें होती हैं, इक्वलिटी कुछ होती है, इक्वलिटी बिफोर लॉ भी कुछ होता है, ये सारी चीज़ें कहाँ हैं? वाई आरंट वी गेटिंग दीज थिंग्स? भाई इंग्लैंड में जहाँ से आप आए हो, जिसकी आप बात करते हो, वहाँ तो सबको ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। वाई वी आर नॉट गेटिंग दीज थिंग्स? सो इसीलिए ये लोग, क्योंकि आपने पढ़ाया तो उनको अपना लॉयल बनाने के लिए, बट इनको बहुत सारी ऐसी बातें भी पता चल गई जो कि इनको नहीं पता चलनी चाहिए थी, ठीक है। सो दैट्स वाई दे आर द वंस हु आर आस्किंग कि भाई हमें ये सारी चीज़ें क्यों नहीं मिल रही हैं, जो इक्वल राइट्स की बात आप करते हो वो कहाँ है? ये है आपकी इक्वालिटी? नहीं, दिस इज नॉट द इक्वालिटी, है ना। सो दैट्स वाई दे आर डिमांडिंग। आकाश आवाज आ रही है क्या? एक बार कंफर्म कर देना भाई, आज यही खेलते हैं हम, आवाज आवाज। ना पावर कट होता ना ये सब झंझट होती। आ रही है, ठीक है प्राची धन्यवाद। अब देख लूँ रिकॉर्डिंग भी ऑन है कि नहीं, कल को फिर रिकॉर्डिंग की दिक्कत आए। ऑन है, ठीक है। ठीक है अगेन, सो व्हाट आर दे आस्किंग फॉर? दे आर आस्किंग फॉर द डेमोक्रेसी। दो तीन पॉइंट्स ऐसे ही नोट कर लो आप, मैं इसके नोट्स आपको बनवा दूंगा, ठीक है। डेमोक्रेसी, व्हाट इज दियर आइडियोलॉजी और डेमोक्रेसी? एनलाइटमेंट, एनलाइटमेंट एज इन, एनलाइटमेंट का क्या मतलब है? एनलाइटमेंट में ये बात करते हैं कि भाई हमें एक तो आप, वेयर इज रिपब्लिक, हमें कैसा कंट्री चाहिए? हमें ऐसी कंट्री चाहिए जो कि क्या हो? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिपब्लिक? है इलेक्टेड होगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई भी आकर के बैठ जाए जो कि उसका हेड बन जाए, है ना। बेसिकली मतलब क्या होता है कि वी आर कॉम्प्रोमाइजिंग आवर राइट्स, हम चूज कर रहे हैं अपने राइट्स को कॉम्प्रोमाइज करके कि लो भाई तुमको मैं हेड बनाता हूं और तुम अब सारी चीजें करो। समझ आ रहा ना? वो सारी पावर्स अल्टीमेटली किसकी हैं? लोगों की हैं। समझ आ रहा ना? लेकिन वी आर कॉम्प्रोमाइजिंग आवर पावर्स, कि भाई ठीक है हम अपनी पावर्स को गिव अप कर रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज करना भी जरूरी है। इन एग्जाम्पल्स, जैसे वी है फ्रीडम ऑफ स्पीच, इसका ये मतलब नहीं कि आप मुझे गाली देना शुरू कर दो। वी नीड टू कॉम्प्रोमाइज आवर पावर्स, है ना। लिमिटेड पावर्स होना जरूरी है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि अनलिमिटेड पावर्स मिल जाए कि आप कुछ भी करना, किसी को जाते जाते पत्थर मार दो, गाली बक दो, कुछ ही कर दो, है ना। तो इस तरह से, ठीक है। अच्छा रिपब्लिक हो गया। सेल्फ रूल की बात करेंगे। सेल्फ रूल, कुछ चीजें होनी चाहिए ना, ये पंचायत विलेज लेवल पे, ट्राइबल लेवल पे कुछ चीजें होनी चाहिए कि जो सेल्फ रूल होनी चाहिए, हर चीज को गवर्नमेंट ही रूल ना करे। कुछ चीजें होंगी जो हमारे कस्टम से रिलेट हो रही होंगी, कुछ हमारे रीति रिवाज होंगे जिनमें हम इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करते। बहुत सारे रिवोल्ट्स हुए इसकी वजह से, ठीक है ना। तो इट इज वन ऑफ देम। सेपरेशन ऑफ पावर, दे ऑल्सो वांट सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है। एंड देन दे वांट सोशल कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट इज सोशल कॉन्ट्रैक्ट? सोशल कॉन्ट्रैक्ट इज दे वांट अ कॉन्स्टिट्यूशन, कि भाई एक संविधान होना चाहिए। ऐसे नहीं बात बनेगी कि आप अपने मन से रोज नियम बनाते रहो। वी नीड अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट विच इज कॉन्स्टिट्यूशन, वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। सो दीज वर द डिमांड्स ऑफ द, कहीं पे देखो इसमें आजादी की बात नहीं हो रही है ना। दे आर आस्किंग दिस अंडर द क्वीन एलिजाबेथ थी, जो भी रही हो, ठीक है। चोर, हमारा हीरा चुरा कर ले गई, ठीक है। खैर दीज आर द डिमांड्स, ओके। एंड दे आर द, and these people they are the moderates. Who are they? Moderates. What is the difference between a moderate and an extremist? Moderates is की प्लीज कर दो, है कर दो, ए भाई कर दो, ठीक। एग्जैक्टली exactly.
जिसको ना समझ आ रहा है एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। सपोज कि आप एक दुकान पे गए, ठीक, शॉप पे गए, आपने कुछ चीज खरीदी, मान लो एक टी शर्ट खरीद कर लाए, स्पेशली विद द बॉयज। वाई एम सेइंग विद द बॉयज, समझना, आप गए एक दुकान पे, टी शर्ट, उसने बोला 500 रुपये, आपने बोला भाई देख लो यार 450 कर लो, उसने कहा 500 रुपये, फिर आपने कहा भाई देख लो प्लीज यार 450 कर लो, फिर बोला 500 रुपये, फिर आपने बोला चलो 500 लो दे दो, घर लेकर आए आप, दिस इज द मॉडरेट वे, घर लेकर आए, मम्मी ने देखा 500 की टी शर्ट लेकर आया है, 500 की, मम्मी लेकर टी शर्ट गई दुकानदार के पास, हाँ भाई बच्चा समझ के लूट लिया, तो बोलेगा कि अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, बच्चा समझ के लूट लिया तुमने, 100 रुपए, 100 रुपए, तो दुकान वाला अरे नहीं 500, 100 रुपए, अच्छा चलो ना आपका ना मेरा 400 रुपए, 100 रुपए, अच्छा आपका ना मेरा 300, 150 रुपए, चलो आपका ना मेरा 200, मम्मी इज लाइक 150 रुपए, कि अच्छा चलो ठीक है पैक कर दो ले जाओ, लो पैसा वापस लो, दिस इज व्हाट वी कॉल एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है। मॉडरेट इज कि ठीक है 3 बार 4 बार आप मांग रहे हो कि भाई कर दो कर दो कर दो, एक्सट्रीमिस्ट इज 150 रुपए, है ना। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्सट्रीमिस्ट एंड द मॉडरेट्स। तो अगर एक टाइमलाइन बनाने की कोशिश करें हम, तो ये सब चीजें शुरू कहाँ से होती हैं, देखना आप एक टाइमलाइन सी बनाते हैं। सो इट स्टार्ट्स विद 1813, वाई 1813 में वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए देयर वाज अ बिल, ठीक है, सारी चीजें हम देखेंगे, ठीक है, इट वाज द चार्टर एक्ट ऑफ 1813, तो उसमें बात की गई थी वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करने की, तो यहां से शुरू होती है बात, ठीक है ना, 1813, देन अनदर इंपॉर्टेंट ईयर इज 1833, ठीक है, 1833 चार्टर एक्ट, एंड देन कम्स 1857, ठीक है, ये मतलब एक टाइमलाइन सा बना रहे हैं हम, 57 नहीं लिखते इसमें क्योंकि अभी हम उस रिवोल्ट की बात नहीं कर रहे हैं, देन कम्स चलो आईएनसी आ जाएगा, फिर देयर इज अनदर इंपॉर्टेंट ईयर 1905, अनदर इंपॉर्टेंट ईयर इज लेट्स से 1917, बिकॉज यहाँ पे कौन आ जाएंगे, गांधी जी आ जाएंगे, ठीक है, फिर 19 फिर अनदर इंपॉर्टेंट ईयर इज अराउंड लेट्स से 1928, 1928 को इंपॉर्टेंट ईयर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहां से पाकिस्तान PAK के लिए मांग तेज हो जाएगी, मुस्लिम लीग चाहेगी वी वांट अ सेपरेट कंट्री, ठीक है ना, डिफरेंसेस क्या होंगे सारी चीजें देखेंगे, देन कम्स द 1947, दिस इज द मोर और लेस टाइमलाइन ऑफ द व्हाट वी से, कि कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स की एक टाइमलाइन है, ठीक है, यहाँ पे INC, ये सारी चीजें आपको बताऊंगा बट एक ठीक है मोटा मोटा टाइमलाइन, हियर द सेपरेशन ऑफ बंगाल, बंगाल विभाजन, ठीक है ना, देन इन बिटवीन देयर इज अ गदर मूवमेंट, ये सारी चीजें देखेंगे, 1905 से 1907 2-3 बिग मूवमेंट्स, रिवोल्ट्स भी होंगे, ठीक है, हमारे बहुत सारे मूवमेंट्स हैं, खैर यहां से यहां तक इज द ईयर ऑफ मॉडरेट्स, क्योंकि यहाँ के बाद जो है 1857 मतलब ठीक है हाँ कह सकते हो आप, 1857 से करो आप, 1833 मत ही करो, क्योंकि इसको 1857 कर लो, क्योंकि मॉडरेट्स का अगर हम ईयर दिखाएंगे तो दिस इज द ईयर प्राइम टाइम, यहाँ से यहाँ तक कोई भी मेजर रिवोल्ट्स नहीं होंगे, मॉडरेट्स होंगे जो कि सिर्फ क्या करेंगे, पेटिशंस फाइल करेंगे कि सर दे दो, सर दे दो, ठीक, देन आफ्टर ENC मोर और लेस 1905 तक द टाइम ऑफ एक्सट्रीमिस्ट, क्यों, क्योंकि INC बनने के बाद तक आप देखेंगे कि कुछ भी चीजें पूरी नहीं हो रही थी, आप मांग रहे थे अंग्रेज आपको दे नहीं रहे थे, देन केम द एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है, अरे 1905 से यहां तक इसको रखो, 1905 के बाद से लिखो एक्सट्रीमिस्ट, क्योंकि सेपरेशन ऑफ बंगाल होगा ना, अरे टच हो जा, यहां तक रखो मॉडरेट्स को, यहां तक रखो एक्सट्रीमिस्ट को, देन कम्स गांधी जी, तो एक्सट्रीमिस्ट का काम खत्म, ऑल द एक्सट्रीमिस्ट दे वर प्रो गांधी, ये आप कभी भी पढ़ो कहीं भी किसी भी किताब में, तो कभी भी वो गांधी जी के अगेंस्ट नहीं थे, पहले एक्सट्रीमिस्ट थे, 1917 में गांधी जी आते हैं, ठीक, और दे बिकेम प्रो गांधी, क्योंकि उनका तरीका बिल्कुल अलग था, और गांधी जी ही वाज अ ब्रिलियंट पर्सन, आपने आज तक जो भी पढ़ा हो मुझे नहीं पता, क्या क्या चीज़ें सोशल मीडिया वगैरह पे चलती रहती हैं उनकी वजह से पार्टीशन हो गया फलाना वाला, आज अगर वो जिंदा होते, ठीक है ना, तो हिल बी द टॉप पॉलिटिशियन, उस तरह का पॉलिटिक्स कोई नहीं कर सकता, बिकॉज गांधी जी वॉज मोर लाइक अ अथॉरिटेरियन, अथॉरिटेरियन कौन होता समझते हो, क्यों मैं कह रहा हूँ अथॉरिटेरियन, अथॉरिटेरियन वो पर्सन होता है जो बेसिकली बोले कि मैं हूं तो हो है चीजें, ठीक है ना, अथॉरिटेरियन की मतलब मैं कर रहा हूँ इसलिए चीजें हो रही हैं, ऐसे टाइप के, मतलब गलत वे में नहीं बोल रहा हूँ, रीजन समझना आप,
किसी भी रिवोल्ट को गांधी जी ने ऐसे बीच में ज्वाइन नहीं किया। जो भी शुरू किया गया उन्होंने शुरू किया है, किसी ने कुछ भी किया तो उन्होंने उसको बंद कर दिया। कोई ऑन गोइंग रिवोल्ट आप बता दो मुझे जिसमें गांधी जी ऐसे जाके पार्टिसिपेट कर लें। एक अलग से उन्होंने अपना रिवोल्ट शुरू किया है, उसमें कुछ भी 3-5 हुआ तो उन्होंने उसको बंद कर दिया। ठीक, एक्सट्रीमिस्ट गांधी जी प्रो गांधीयन रहेंगे अंटिल 1922। अंटिल 1922 दे विल बी प्रो गांधी। वाई 1922 में क्या होगा? चौरा चौरी कांड, ठीक है ना, जहां पे लगभग 28 पुलिस वालों को पुलिस चौकी सहित जला दिया गया था, चौरी चौरा। इट इज नियर लखनऊ, देयर इज अ प्लेस, ठीक है। तो यहां पे गांधी जी बोलेंगे कि भाई हमने वायलेंस की बात नहीं की थी, एंड बिकॉज देयर इज वायलेंस तो अब हम इसको बंद कर रहे हैं, ठीक है। खैर, व्हाट वाज द मूवमेंट एट द टाइम? नॉन कॉपरेशन। पढ़ेंगे, डोंट वरी। इस टाइम पे मतलब 1919 से 1922 तक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, ठीक, कि हम कॉपरेट नहीं करेंगे ब्रिटिशर्स के साथ, लेकिन कैसे? शांति से, ठीक है। जैसे तुम कुछ बोलोगे मैं कहूंगा नहीं करूंगा, फिर तुम कुछ बोलो मैं कहूंगा नहीं करूंगा, गुस्सा करके नहीं, प्यार से नहीं करूंगा, है ना। सो दिस इज द थिंग। जैसे आप मम्मी पापा के सामने कहते हो, कभी आपका कुछ ना मन हो तो ऐसे थोड़ा आंख नीचे करके बोल दो कि नहीं। हिम्मत है क्या कि ऐसे गुस्से में बोल दो आंख मिला करके नहीं करूंगा? ठीक है, फिर प्रॉपर्टी का एक हिस्सा गया, इट विल बी डोनेटेड। ठीक है, खैर उसके बाद अच्छा, यहां तक क्लियर है। जरा कुछ प्री आईएनसी ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं। प्री आईएनसी ऑर्गेनाइजेशंस, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस थी जो एग्जिस्ट करती थी प्री आईएनसी, ठीक है। एनी आइडिया? है ऑर्गेनाइजेशन थी क्या? एक तो ऑर्गेनाइजेशन थी BIA, फुल फॉर्म बताता हूँ आपको, एंड देन देयर वाज अनदर, व्हाट वाज इट, ठीक है, हाँ MNA, ठीक है। फुल फॉर्म अभी पता चल जाएगा, बट दीज वेर फ्यू ऑर्गेनाइजेशन विच एग्जिस्टेड बिफोर द INC, ठीक है। कांग्रेस से पहले कुछ ही ऑर्गेनाइजेशंस थी जो कि एग्जिस्ट करती थी इवन बिफोर 1857। और कौन होंगे ये? वही लोग जिनकी अभी हमने बात की थी, एजुकेटेड लैंडलॉर्ड्स, ठीक है ना, एजुकेटेड लैंडलॉर्ड्स। दीज सोसाइटीज वर हेल्ड बाय द एजुकेटेड लैंडलॉर्ड्स, इन्होंने बना रखी थी। और ऑब्वियसली देखो ये सोसाइटीज किसकी बात करेंगी? अगर ये लैंडलॉर्ड से बना रखी है तो ऑब्वियसली ये उनके ही लिए बात करेगी, इंडियंस के लिए बात नहीं करते थे। ये कहते ऐसा है कि इंडियंस के लिए बात करते थे, बट मोर और लेस ये किसके बेनिफिट की बात करेंगे? दे विल ट्राई देयर ओन बेनिफिट्स, कि हमें ये सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, ठीक। खैर, अच्छा, ये ऑर्गेनाइजेशंस बनी 1851-52 में, क्यों? दे वर जस्ट बिफोर द चार्टर एक्ट ऑफ 1853, ठीक। ये ऑर्गेनाइजेशंस इसलिए बनाई गई थी क्योंकि 1853 का चार्टर एक्ट आने वाला था, और उसमें अगर मुझे अपनी डिमांड को रखना है तो आई नीड अ सॉलिड बैकग्राउंड, ठीक है। अगर मेरे साथ लोग जुड़े नहीं होंगे, ऑर्गेनाइजेशन का नाम जुड़ा नहीं होगा, फॉर एग्जाम्पल जैसे सोच के देखो, आप किसी भी आप ऑफिस में जाओ, एक ऑफिसर के, ठीक, एज अ पर्सन आप जा रहे हो, उसके बाद आप अपनी बात रखो, वहां पे उतनी वेटेज नहीं मिलेगा। अब यहीं पे सोचो आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन हो, आप एक मीडिया चैनल वाले हो, तब वो बात रख के देखो आप, तब देखो आप उसको कैसे निगलेक्ट हो सकती है वो बात, क्या नहीं हो सकती है ना। तो ये ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटीज बनाने का रीजन यही था कि एक थोड़ा वेटेज हो, हम तो अपनी बात रखें, और उस बात को किसमें इंक्लूड किया जाए? 1853 के चार्टर एक्ट में वो प्रोविजंस किए जाएं। तो बेसिकली दीज सोसाइटीज दे वर डिमांडिंग विद द पार्लियामेंट ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट, है ना। तो इनकी डिमांड्स किससे होंगी? दे आर डिमांडिंग दीज थिंग्स फ्रॉम ब्रिटिश पार्लियामेंट, डिमांड है इनकी ब्रिटिश पार्लियामेंट से, क्योंकि चार्टर एक्ट कहाँ बन रहा है? वहीं बन रहा है, ठीक है ना। बहुत ज्यादा नहीं, डिमांड्स वही है अगेन जो हमने बात की थी, सेपरेशन ऑफ पावर कर लो, थोड़ा सा हमें रिप्रेजेंटेशन दे दो, दीज आर दीज थिंग्स, बट दे डोंट वांट इंडिपेंडेंस। ये हमेशा क्लियर होना चाहिए क्योंकि यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछ रखा है इस पे ऑलरेडी, ठीक है, मेंस में एक क्वेश्चन आ चुका है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि दे डोंट वांट इंडिपेंडेंस, दे जस्ट वांट शेयर इन द लाइक बिजनेस एंड देन मैनेजमेंट एवरीवेयर, ठीक है।
चलो इतना लिख ही लेते हैं इसको। चलो INM हेडिंग डाल दो, आप लोग लिख लो कुछ चीज़ें। बुलेट पॉइंट्स कर करके लिख लो आप। फर्स्ट पॉइंट, INM will lead to INM will lead to INM will lead to unity among unity among people as Indians. INM will lead to unity among among people as Indians. इससे पहले जो रिवोल्ट्स हो रहे थे वो क्या थे, सिर्फ अपनी अपनी जगह को बचाने के लिए। झांसी का जो झांसी की रानी, शी वॉज प्रोटेक्टिंग झांसी। ऐसे ही अगर बिरसा मुंडा की बात करें, दे वर प्रोटेक्टिंग दियर ओन एरिया। ऐसे जितने भी रिवोल्ट्स हुए मोस्टली दे वर प्रोटेक्टिंग दियर एरियाज। इट वाजंट अ नेशनल मूवमेंट काइंड ऑफ थिंग, है ना, इसीलिए फेल भी हुआ। रीजन वाज दैट कि ये एक जॉइंट ऑपरेशन नहीं था। सेकंड पॉइंट, INM is Indian national movement is nationalism at an organized level. इससे पहले भी नेशनलिज्म था लेकिन वो ऑर्गेनाइज्ड लेवल पे नहीं था। INM is nationalism at organized level. ऑर्गेनाइज एट ऑर्गेनाइज्ड लेवल, एट एन ऑर्गेनाइज्ड कर लो जैसे भी है, लेवल, हाँ, एट एन ऑर्गेनाइज्ड लेवल। नेक्स्ट पॉइंट, it was led by western educated it was led by western educated middle class, western educated middle class, because western educated because western education करना, educated नहीं, because western education implies the idea of modern nationalism, because western education implies the idea of modern nationalism, comma, enlightenment, कुछ भी तो कहाँ गया वो, नेशनलिज्म, एनलाइटनमेंट में ये सारे पॉइंट्स, ये देखो आप, ये डेमोक्रेसी को भी इसी में ऐड कर लेना, ये सारे पॉइंट। एनलाइटनमेंट के आगे ब्रैकेट लगा के लिख लेना, दे वांट डेमोक्रेसी, रिपब्लिक, सेल्फ रूल, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और सोशल कॉन्ट्रैक्ट एग्जांपल इज कॉन्स्टिट्यूशन। द आइडिया ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म, एनलाइटनमेंट, और उसमें ये सारी चीजें, ठीक है। ठीक है, हो गया। हेडिंग डालो एक आप, द इमरजेंस ऑफ नेशनलिज्म, द इमरजेंस ऑफ नेशनलिज्म। द इमरजेंस ऑफ नेशनलिज्म, पहला पॉइंट, बुलेट पॉइंट्स करके ही लिख लो। नेशनलिज्म एट एन ऑर्गेनाइज्ड लेवल, nationalism at an organized level, nationalism at an organized level, at the top against nationalism at an organized level, at the top against anti-colonial resistance by peasants
emerged in late emerged in late 19th century in late 19th century 19th सेंचुरी का मतलब ईयर, अगर एक ईयर बताओ जरा 19th सेंचुरी में, कौन सा ईयर 19th सेंचुरी में आएगा? 1800 ऑनवर्ड्स, ठीक है, टिल 1900। फिर जैसे ही 19 समथिंग आ जाएगा वो 20th सेंचुरी, इसीलिए अभी हम फिलहाल 2024 में, इट इज कॉल्ड 21st सेंचुरी, ठीक है। ठीक, ठीक है, लेट 19th सेंचुरी। द रीजन वाज द रीजन वाज द रीजन वाज पोस्ट 1857, उसके आगे से डैश लगाना, कुछ सब पॉइंट्स लिखना। द रीजन वाज पोस्ट 1857, एक डैश लगाना, आप नीचे से कुछ सब पॉइंट्स लिखना इसके। पहला सब पॉइंट, रैपिड स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन। हाँ, रैपिड स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, सब पॉइंट्स मतलब पोस्ट 1857 क्या हुआ ऐसा जिसकी वजह से ये नेशनलिज्म का एक से इमर्ज करना शुरू हो गया। ग्रेटर कनेक्टिविटी, बिकॉज ऑफ रेलवेज, टेलीग्राफ्स एंड पोस्टल नेटवर्क्स। ग्रेटर कनेक्टिविटी बिकॉज ऑफ रेलवेज, टेलीग्राफ्स एंड पोस्टल नेटवर्क्स। पोस्टल नेटवर्क, अरे चिट्ठी भेजना, तार भेजना, ठीक है। तो देखो हो क्या रहा है, इमरजेंसी में ये चीजें कैसे रोल प्ले कर रही हैं, आप समझ रहे हो। मान लो यू आर बाल गंगाधर तिलक, यू आर झांसी की रानी, ठीक है। अब हुआ क्या कि नाउ यू आर डूइंग समथिंग लाइक, चलो आप लड़ रहे हो अंग्रेजों से, ठीक। यू आर इन अ स्पेसिफिक एरिया, ट्रेवल करने के लिए आपके पास कुछ है नहीं ज्यादा, साइकिल है, साइकिल कितनी दूर चला के जाओगे, बंगाल से अवध थोड़ी पहुंच जाओगे, 8-10 किलोमीटर कवर कर लोगे। नाउ देयर इज रेलवेज, आपको पता है कि अवध में एक और नेता है जो मेरे जैसा ही काम कर रहा है, ठीक है ना, मान लो नाना साहेब हैं। तो नाउ यू आर बाल गंगाधर तिलक, यू आर फाइटिंग वन वे, आपने ट्रेन पकड़ी, आप अगले दिन अवध पहुंच गए। अवध में आपने अपनी आइडियोलॉजी बताई, अवध वालों को लगा कि नहीं बात तो सही है। अब नाउ टू टू डिफरेंट रीजन्स आर कनेक्टेड, कि अगर बीच में कुछ काम हुआ, मेरा कुछ काम हुआ आपके उधर, तो मैं आपको बता दूंगा, आपका कुछ काम हुआ तो मैं कर दूंगा, है ना। फिर क्या होगा कि मतलब कभी लड़ाई की जरूरत पड़ी तो एक साथ लड़ लेंगे। रेलवेज की वजह से खुद नहीं जा पाए, आपने चिट्ठी भेज दी कि भाई देखो ये सीन चल रहा है, ये सीन चीजों के लिए हम लोग अपोज कर रहे हैं, आप भी अपने यहाँ सेम एक काम करो, शुरू कर दो अपोज करना। जब एक मैसिव अप्रोच होगा इस चीज का, है ना, कि पूरी कंट्री में इस चीज को अपोज किया जा रहा है, तो ऑब्वियसली अंग्रेजों को ये चीज माननी पड़ जाएगी। देयर इज अ स्पेसिफिक रीजन, और अगर ये पूरा एक वर्ल्ड वाइड लेवल पे हो जाए, है ना, या फिर पूरी कंट्री लेवल पे हो जाए, देन अंग्रेजों को ये चीज माननी पड़ जाएगी, है ना। सो दैट्स हाउ इट इज प्लेइंग द रोल इन द इमरजेंस ऑफ नेशनलिज्म। कौन सा बटन था? ये 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 सही बंद हो गया, सारे ही बंद हो गए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, रैपिड डेवलपमेंट ऑफ प्रेस, प्रेस भी डेवलप हो गई थी। रैपिड डेवलपमेंट ऑफ प्रेस that led to strengthening of public discourse। रैपिड प्रेस, रैपिड क्या था, डेवलपमेंट ऑफ प्रेस, रैपिड डेवलपमेंट ऑफ प्रेस that led to strengthening of public discourse। next point, colonial institutions like legislative councils, colonial institutions like legislative councils, इन ब्रैकेट लिखना 1861 ICA led to ILC, 1861 ICA led to ILC।
एल एल एल। हाँ, फुल फॉर्म बताता हूँ इसका, रुको याद आने दो। दैट इज, हाँ, वेरी गुड, लेड टू, ठीक है ना, इंडियन काउंसिल्स एक्ट लेड टू इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। हो गया, लास्ट पॉइंट लिख लो आप इसमें, इंक्रीज्ड रेसिज्म एंड रेसिज्म, काले गोरे का भेद, इंक्रीज्ड रेसिज्म एंड अथॉरिटेरियनिज्म। दोबारा मत बोलो ना, एक ही बार बोला जाएगा ये वर्ड, अथॉरिटेरियनिज्म जो भी है, बाय ब्रिटिश पोस्ट 1857। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 1857 में इनको लगा कि हमने ज़्यादा ढील दे दी, इसलिए ये रिवोल्ट हो गया। अब हम थोड़ा अथॉरिटेरियन रहेंगे, सारी चीज़ें मेजर करेंगे कि ये मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, सो दैट देर वोंट बी एनी रिवोल्ट अगेन, ठीक है। दैट्स वाई इंक्रीज्ड अथॉरिटेरियनिज्म जो भी है, खैर। थोड़ा BIA के भी कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं। व्हाट वाज BIA? BIA हेडिंग, ठीक है, विच इज नोन एज ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ठीक है। फुल फॉर्म इज ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, 1851। इसी में बाकी दो को भी बता दूंगा क्योंकि दिस वाज द मेजर वन, वो दोनों छोटे छोटे थे, ठीक है, स्पेसिफिक। सो वेयर वाज इट? इट वाज इन बंगाल, इट वाज इन बंगाल, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, फर्स्ट मेजर वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, फर्स्ट मेजर वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। वॉलंटियर्स थे इसमें, समझ रहे हो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वॉलंटियर एंड देन द एम्प्लॉयज, और कुछ भी बोलो, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। हाँ, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन मतलब है ना, किसी को हायर वायर नहीं किया जा रहा इसमें, एक कॉमन इंटरेस्ट के लिए कई सारे लोग एक साथ आ रहे हैं, है ना, सो दैट्स व्हाई इट इज ओके। फर्स्ट ऑल इंडियन ऑर्गेनाइजेशन, फर्स्ट ऑल इंडियन ऑर्गेनाइजेशन, ऑल इंडियन, ये जो एन है ना, इसको अंडरलाइन कर लेना। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल इंडियन ऑर्गेनाइजेशन। इज इट क्लियर? व्हाट इज द डिफरेंस? यस, दिस इज द डिफरेंस, ठीक है ना। तो ये पहली ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें केवल इंडियंस हैं, कोई ब्रिटिश नहीं है, नो एंग्लो इंडियन, नीदर एंग्लो इंडियंस नॉट द व्हाट एल्स, मतलब कोई भी ब्रिटिश बॉर्न सब्जेक्ट नहीं है इसमें, ऑल इंडियंस है ना, इसलिए मैंने बोला एन को अंडरलाइन कर लेना। अनलाइक, अनलाइक द्वारकानाथ टैगोर्स, द्वारकानाथ टैगोर्स लैंड होल्डर्स सोसाइटी, द्वारकानाथ टैगोर्स, इनकी एक ऑलरेडी एक ऑर्गेनाइजेशन था ऐसा लैंड होल्डर्स के लिए, लैंड होल्डर्स सोसाइटी, ठीक है, एक सोसाइटी ऐसी एग्जिस्ट करती थी। लेकिन अनलाइक वर्ड यूज किया, इसका मतलब क्या है, इसमें कौन से लोग हैं? एंग्लो इंडियंस। एंग्लो इंडियंस किसे बोलते थे? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ ब्रिटिशर्स और लाइक व्हाई एंग्लो इंडियंस स्पेसिफिकली? एक नहीं, बाप जो होगा वो यूरोपियन होगा, इसमें देयर इज अ डिफरेंस, कभी भी बाप इंडियन नहीं हो सकता, ठीक है, नहीं तो ये इंडियन पहले आता, एंग्लो बाद में आता, ठीक है ना। सो दिस इज, ये क्लियर रखना आपकी, बाप यूरोपियन होगा, है ना, मम्मी इंडियन होगी, सो एंग्लो इंडियंस, ठीक है। तो एंग्लो इंडियंस थे, और इसमें कौन थे? नॉन ऑफिशियल ब्रिटिशर्स भी थे। नॉन ऑफिशियल ब्रिटिशर्स मतलब आफ्टर 1853, सॉरी 1813, द मोनोपोली ऑफ EIC वाज कॉम्प्रोमाइज्ड।
1813 से पहले सिर्फ ईआईसी के ऑफिशियल या ईआईसी से रिलेटेड लोग ही इंडिया आ सकते थे। इज इट क्लियर? 1813 के बाद देयर वाज अ कॉम्प्रोमाइज। तो आप अगर एक यूरोपियन हो, आप इंडिया आना चाहते हो, घूमने के लिए आना चाहते हो, सिर्फ बिजनेस पर्पज से नहीं, यू आर नॉट, सो ईआईसी ऑफिशियल जरूरी नहीं है कि ईआईसी ऑफिशियल ही इंडिया में हो। बहुत सारे ब्रिटिशर्स, ठीक है ना, एक्सेप्ट ईआईसी ऑफिशियल्स, घूमने के पर्पज से, बिजनेस के पर्पज से, एक्सेप्ट ईआईसी। सो दे एंड ऐसे बहुत सारे ब्रिटिशर्स ऐसे थे जो ऐसी सोसाइटीज का पार्ट हुआ करते थे। ठीक है, आई एम नॉट ईआईसी ऑफिशियल और रिलेटेड टू ईआईसी, दैट्स व्हाई आई एम अगेंस्ट ईआईसी, समथिंग लाइक दैट, है ना, बट थे वो ब्रिटिश ही। खैर, अनलाइक द्वारकानाथ टैगोर लैंड होल्डर्स सोसाइटी। अच्छा, ये नाम सुना सुना लग रहा है कुछ, कौन थे? ठीक है, ये हैं दादाजी किसके, ठीक है, और इनका नाम इसलिए लिया जाता है क्योंकि ही वॉज अ प्योर बिजनेसमैन एंड ही वॉज अ वेरी, व्हाट डू यू से, रेपुटेटेड बिजनेसमैन एट दैट टाइम, है ना। तो ये बहुत रेपुटेटेड बिजनेसमैन थे। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी वॉज अमीर, ठीक है, क्योंकि उनके दादाजी का बिजनेस यूरोप में चलता था। इनकी डेथ भी इंग्लैंड में हुई थी, लंदन में, आई थिंक, हाँ, 1831 समथिंग लाइक दैट। ही यूज्ड टू लिव देयर। ठीक है, मतलब बड़े बिजनेसमैन थे, ऐसे इंडिया, लंदन, पेरिस, ऐसे आना जाना लगा रहता था। खैर, ठीक है, 1838 लैंड होल्डर्स सोसाइटी, 1838, ऐसे उसके आगे लिखना 1838 इन ब्रैकेट, ये किस लिए थी उसको भी लिख लो आप, द्वारकानाथ टैगोर लैंड होल्डर्स सोसाइटी 1838 इन ब्रैकेट टू रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ लैंडलॉर्ड्स, टू रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ लैंडलॉर्ड्स। नाम से ही पता चला लैंड होल्डर्स सोसाइटी, तो किसके इंटरेस्ट की बात करेगी ये, टू रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ लैंडलॉर्ड्स, हैड मेनी non-official Anglo-Indians, had many non-official Anglo-Indians। ठीक है, मतलब BIA से पहले भी एक ऑर्गेनाइजेशन थी ऐसी, बट दिक्कत ये थी कि उसमें एंग्लो इंडियंस थे। नेक्स्ट पॉइंट, BIA which is British Indian Association, BIA 1851 also represented इंटरेस्ट ऑफ, ऑल्सो रिप्रेजेंटेड का मतलब क्या है, देखो इसका नाम क्या है, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, इसका मतलब ये ऑल ओवर इंडिया के लिए काम कर रही है, ये सिर्फ एक पर्टिकुलर क्लास के लिए काम नहीं कर रही है, ठीक है ना, इसलिए मैं लिख रहा हूं ऑल्सो रिप्रेजेंटेड इंटरेस्ट ऑफ लैंडलॉर्ड्स। BIA 1851 also represented interests of landlords and had educated जमींदार्स, मतलब इसके एज अ मेंबर, एंड हैड एजुकेटेड जमींदार्स। नेक्स्ट पॉइंट, सिमिलरली, अब उस BOA का भी लिख लो आप, सिमिलरली बॉम्बे एसोसिएशन, वो BOA था, द बॉम्बे एसोसिएशन, सिमिलरली बॉम्बे एसोसिएशन 1852, सिमिलरली बॉम्बे एसोसिएशन 1852 एंड मद्रास नेटिव एसोसिएशन, दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ MNA, मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1852। इसीलिए जब हमने लिखा था तो 1851/1852 लिखा था ना, लिखा था नहीं लिखा था, ये देखो, ये था BIA के लिए और ये 52 था इन दोनों के लिए, इन दोनों के लिए, ठीक है ना। दिस इज बॉम्बे एसोसिएशन एंड मद्रास निर्जन एसोसिएशन, 1852 formed, full stop, formed। Next point, these three organizations were crafted before, यूरोपियन मैरिड टू इंडियन फीमेल, हाँ ठीक है, क्राफ्टेड बिफोर चार्टर एक्ट ऑफ, CA लिखना चार्टर एक्ट के लिए, अगर याद रहे तो, ना याद रहे तो पूरा लिखना, बिफोर चार्टर एक्ट 1853 to send petitions
टू सेंड पिटिशंस। जब ये पिटीशन नाम आ जाए तो दिमाग में याद रख लेना, ऐसी वाली चीज है ये, प्लीज कर दो ऐसा, ठीक है। टू सेंड पिटिशंस टू ब्रिटिश पार्लियामेंट, सेंड पिटिशंस टू ब्रिटिश पार्लियामेंट regarding legitimate demands of Indians, regarding legitimate demands of Indians, ठीक है ना। अगर कंफ्यूजन हो तो उसके आगे ब्रैकेट लगाओ, ऐसे एक स्टार लगाओ और लिख दो नॉट ओनली लैंडलॉर्ड्स, वी आर टॉकिंग अबाउट एट इंडिया लेवल हियर, नॉट ओनली लैंडलॉर्ड्स, है ना। यूपीएससी को ऐसी चीजें अच्छी लगती हैं, ऐसे स्टार स्टार लगा दो, तीर मार दो, है ना। खैर, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या हुई इनके साथ, उसमें पैराग्राफ चेंज करके लिखना, दे सेंट सेपरेट पिटीशंस। देखो सबके मोटिव सेम है, दिक्कत क्या है ना कि सब सेपरेट पिटीशन भेज रहे हैं। अब सोचो 10 लोग जाकर के एक ही बात करो, एक एक पर्सन जाकर के 10 लोग बात वही करनी, आप अकेले अकेले जाओ, वेटेज नहीं रहती बात में, है ना। दैट्स व्हाई सो दे सेंट सेपरेट पिटीशंस एंड नॉट जॉइंट डिमांड्स, they sent separate petitions and not joint demands, but demands were same, demands were same। उसके बाद आप लगाना एक कॉलन, कैसे लगता है नाइशा कॉलन है, हाँ हाँ ठीक है, ऐसे लगता है ऐसे ठीक है, ओके। डिमांड्स वर सेम, कॉलन लगा करके कुछ मतलब कुछ चीजें लिख लो ऐसे, मतलब एक ऐसे पॉइंट लिख लो आप, उसके बाद उसमें लिख लो कि डिमांड्स क्या थी, है ना। दे कंप्लेंड अबाउट expensive and incompetent administration, they complained about expensive and incompetent administration, they complained about expensive and incompetent administration, comma high taxes, comma salt and opium monopoly, ठीक है, opium monopoly, comma neglect of education, education and public works, comma dual system of government in Bengal, comma dual system of government in Bengal, comma dual system of government in Bengal। ये पॉइंट थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, गवर्नमेंट इन बंगाल। Why this point is a little bit what do I say? Controversial, huh? This line is exactly written in the book of Shekhar Bandyopadhyay, The Modern India। ये controversial क्यों है? Why this line is controversial? Confusion थोड़ा सा create करती है। Reason is, बताना जरा रंजना, why it is controversial this line? दिव्या, नो, किसी को, हाँ मतलब ठीक है, वो तो बात ठीक है कि मतलब टैक्सेस नहीं, टांग अड़ा रहा था, मतलब ऐसे जा रहे हो तुम अपने काम से, वो नवाब उधर खड़े से टांग अड़ा दी, गिर गए, ऐसा कुछ गड़बड़ कर रहा था। बट वाई इट इज कंट्रोवर्शियल, मतलब ये डुअल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं कि मैं, वाई इट इज दिस स्टेटमेंट इज कंट्रोवर्शियल। मानवी पूछो तो क्या पूछ रहा हूं पहले, नहीं मैं कह रहा हूं सब बढ़िया,
ठीक है, क्वेश्चन तो पूछ ही नहीं रहा था। देखो रीजन ये है ना कि अगर कुछ लोगों को याद है तो डुअल गवर्नमेंट का जो सिस्टम था इट वाज एंडेड इन 1772 विद द चार्टर एक्ट, इट वाज एंडेड। याद है कुछ कुछ थोड़ा बहुत याद है, ठीक है। 1772 में अगर ये खत्म हो गया तो यहाँ पे डुअल गवर्नमेंट कहाँ से आ गया? देखो हुआ क्या कि डुअल गवर्नमेंट एंड तो हो गई थी बट वो नवाब जो था ना ही स्टिल एग्जिस्टेड। तो लास्ट नवाब जो था मद्रास का, मद्रास था बंगाल था, एक सेकंड, बंगाल था आई थिंक, रुको रुको एक सेकंड याद करने दो। बंगाल मतलब मद्रास छोड़ो। तो जो लास्ट नवाब था बंगाल का एग्जिस्टेड अंटिल 1880, यहाँ तक जिंदा रहा, तो उसके पास मोर और लेस थोड़ी पावर्स थी, ठीक है ना, बिकॉज ही वॉज अ नवाब। ब्रिटिशर्स को पता था कि एकाएक से रिमूव कर दोगे इसको तो सेंटिमेंट्स जुड़े होते हैं लोगों के। जैसे सोचो कि आपकी फैमिली किसी से कनेक्टेड है विद जनरेशंस, चाहे वो रिलेशन कुछ भी हो सकता है आपके पिताजी या कोई भी रिलेटिव उसके यहाँ नौकर ही रहे हो, लेकिन देर इज अ लॉयलिटी काइंड ऑफ थिंग, है ना। तो एकाएक से नवाब को अगर आप हटा दोगे तो पॉसिबिलिटी इज देयर कि रिवोल्ट हो जाए। सो दैट्स वाई सो ही एग्जिस्टेड द नवाब ऑफ बंगाल, नवाब ऑफ बंगाल एग्जिस्टेड टिल 1880। तो 1880 तक था वो जिंदा और वो टांग अड़ा रहा था, इसीलिए 1851 52 में उन्होंने बोला कि एक काम करो पहले तो इसको हटाओ। भाई अगर यू आर द रियल रूलर तो इसको क्यों रख रखा है बीच में? हटाओ ना इसको, हमें पता है कि भाई यू आर द रियल रूलर, इसको हटा दो बीच से। लाइक यू एलिमिनेटेड द मुगल्स, सो व्हाई ही स्टिल एग्जिस्ट, है ना। सो दैट वाज द थिंग। खैर ठीक, तो उसने बोला कि भाई मुझे क्यों तोड़ा, मेरी क्या गलती। ठीक है, अब एक चीज लिखना, एक छोटी सी हेडिंग डाल दो आप कि व्हाट वाज दियर कोर आइडिया। ये तो ऑन पेपर बातें हैं, कोर आइडिया क्या चाहते, क्या है वो लोग, है ना। थ्री इडियट देखा ना कि भाई कहना क्या चाहते हो, तो उन्होंने बताया कि हम क्या कहना चाहते हैं, अब वो देखो आप, ठीक है। सो वो कहना ये चाहते हैं कि दे वेर नॉट, हाँ उन्हीं का, मतलब देखो ये सारी डिमांड्स तो वो कर रहे हैं कि भाई देखो हमें ये दिक्कत है, ये प्रॉब्लम ठीक कर दो। अंदर की आवाज क्या है, जैसे आप बाहर कुछ और बोल रहे हो लेकिन हमारे मन में क्या है अब मैं वो बताता हूँ। तो व्हाट वाज दियर कोर आइडिया, ब्रिटिशर्स को पता होना चाहिए ना कि दे आर नॉट अगेंस्ट अस। हाँ मतलब इनका कोर आइडिया क्या है, चाहते क्या है ना। सो दे वेर नॉट अपोज टू ब्रिटिश रूल। उन्होंने पहली लाइन में ये क्लियर किया कि भैया हम आपके खिलाफ नहीं हैं, आप रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। दे वेर नॉट अपोज टू ब्रिटिश रूल but indicated that but indicated that Indians are not benefited from British rule। हम आपके अपोज तो नहीं कर रहे लेकिन हमें कोई फायदा नहीं हो रहा आपसे, ठीक है। बट indicated that Indians are not benefited from British rule, therefore first contribution to modern nationalism by the educated landlords, therefore first contribution to मॉडर्न नेशनलिज्म। अब मैं बता रहा हूँ कि इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो पहला कॉन्ट्रीब्यूशन था, है ना, देयर फॉर फर्स्ट कॉन्ट्रीब्यूशन टू मॉडर्न नेशनलिज्म बाय एजुकेटेड लैंडलॉर्ड्स। अब सोचो ये सारी चीजें इन्होंने अपना कोर आइडिया बताकर भेज दिया पिटीशन। अब सोचो ब्रिटिशर्स ने इसको देखा होगा, सो क्या लगता है एक्सेप्ट हुआ होगा, रिजेक्ट हुआ होगा? हम्म, तो उनका रिप्लाई आया, उन्होंने बोला भग, रिजेक्टेड एक्सेप्टेड नहीं, उन्होंने कहा भग। उन्होंने बोला कि बेटा पहली बात देखो, द ऑल डिमांड्स वर रिजेक्टेड, उन्होंने एकदम नकार दिया कि भग। एक होता मना करना, एक होता भग, देयर इज अ डिफरेंस। तो उन्होंने ऐसे कहा, ठीक है। ठीक, वाई इट वॉज रिजेक्टेड, उन्होंने कहा कि बेटा जो आप आज बोल पा रहे हो, वाई आर यू देयर, बिकॉज आफ्टर 1793 आई गिव यू दैट राइट। हम आपके दादाजी हैं, है ना, नॉट इवन पापा, दादाजी। यू आर एग्जिस्टिंग बिकॉज ऑफ अस, बिकॉज वी गेव यू द राइट्स। तो अब तुम्हारी इतने पर निकल आएगी कि तुम हमारे सामने जबान खोलोगे, हैं तुम हमसे बोलोगे कि हमें ये दे दो, नो। तो उन्होंने बोला कि यू एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ अस, ब्रिटिशर्स मेड दोज जमींदार्स लैंडलॉर्ड्स एसेट्रा, ठीक है ना। तो दैट्स वाई दे डिनाइड कि भाई
कुछ नहीं हो सकता, नहीं करेंगे, जाओ जो करना कर लो, ठीक है। ठीक है, देखता हूँ उसमें कुछ लिखने की बात है क्या। अच्छा, एक्सेप्ट क्यों नहीं हुई, रीजन लिखना जरा, ऐसे लिखना कि डिमांड्स वर नॉट एक्सेप्टेड, और रीजन लिख के ऐसे एक रीजन का वो बना देना, रीजन लिख लेना, एक लाइन का रीजन लिख लो इसका कि वाई, रीजन वाज बिकॉज ब्रिटिश feared uneducated section, British feared uneducated sections in 1853. Section, uneducated section. देखो मैं ये कहना नहीं चाहता, ये अंग्रेजों ने कहा था, मैं नहीं कह रहा हूं। हु इज दिस अनएजुकेटेड सेक्शन, जिसको ये अनएजुकेटेड सेक्शन बोल रहे हैं, दीज आर द पीजेंट्स। मैं नहीं बोल रहा, ब्रिटिशर्स ने बोला था, ठीक ठीक। तो ये कौन है, दे आर द पेजेंट्स। पता लगे कोई फिर किसान आंदोलन हो जाए इस बात पे, मैं नहीं कह रहा, ये अंग्रेजों ने कहा था, ठीक है। सो 1853 आते आते किसान ना बहुत ज्यादा रिवोल्ट करना शुरू कर चुके थे, और अगर गलती से उनको पता चलता कि इन्होंने जमींदारों या लैंडलॉर्ड्स के लिए कुछ और कर दिया ना, तो वो क्या करता और पीक पे पहुंच जाता। आप समझ रहे हो, आप उनको नाराज करने की बात कर देते, ठीक है ना। सो दिस इज द थिंग। अब इसी के पैरेलली देखो एक काम हुआ था जो कि बहुत बड़ा रोल प्ले करता है 1857 के रिवोल्ट में। देयर वाज अ पर्सन, द नेम वाज डलहौजी। डलहौजी को ये डर था पहले से। अगर मैं बात करूं 1853 की, तो उस टाइम पे जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होगा दैट इज डलहौजी। इज इट क्लियर। डलहौजी का टाइम पीरियड क्या था नायशा, व्हाट वाज द कोड, द कोड वाज 4856। ये कोड लिखते चलो आप लोग भी, जब आपको ये चीजें बताई जाएंगी तो ऐसे ऐसे सारे के साथ ना हम कोड लिखेंगे जिसको याद करना आसान हो जाता है, ठीक है। तो 1848 से 1856 तक डलहौजी का पीरियड था। अब डलहौजी ना इनसे बहुत डरता था, पीजेंट से। तो इसने क्या किया था, ही फॉर्म्ड टू रेजिमेंट्स, टू ब्रिटिश रेजिमेंट्स। सो ही फॉर्म्ड टू ब्रिटिश रेजिमेंट्स। ब्रिटिश रेजिमेंट्स किस लिए फॉर्म करके रखी थी, क्योंकि जो ब्रिटिश आर्मी थी उसका जो रेशियो था 70-30 का रेशियो हो चुका था। 70% इंडियंस भर रखे हैं आपने उसमें। कल को रिवोल्ट होता तो क्या लगता है वो इंडियंस अपने भाई लोगों को मारेंगे, नहीं, मना कर देंगे ना लड़ने से। भाई अगर उनके फैमिली वाले, उनके रिलेटिव्स ही रिवोल्ट कर रहे हैं, तो वो इंडियन सिपाहीज तुम्हें क्या लगता है कि अपने फैमिलीज के अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे। उसको ये अंदेशा था पहले से कि कुछ तो बड़ा होने वाला है। दैट्स व्हाई ही वाज फार्मिंग टू ब्रिटिश रेजिमेंट्स, और ये प्योर ब्रिटिशर्स हैं, और दीज रेजिमेंट्स हेल्प्ड इन 1857, है ना। नहीं तो कहानी कुछ और होती कि वो और सक्सेसफुल होता 1857 का रिवोल्ट अगर ये ब्रिटिश रेजिमेंट्स नहीं होती। इनिशिएशन वाज डन बाय डलहौजी, ठीक। खैर ये तो एक एडिशनल पॉइंट था, इसको आप याद रखो कि साथ ही साथ ये कर रहा था क्योंकि मोस्टली इंडियंस भरे हुए थे आर्मी में, पुलिस में, हर जगह पे। तो साइड बाय साइड वो इसकी भी तैयारी कर रहा है कि कभी रिवोल्ट हो गया अगर, तो आई विल यूज देम, है ना। इसीलिए 1857 में 1853 में रिजेक्ट किया, क्योंकि पेजेंट्स को नाराज नहीं करना चाहते थे वो। एंड हु आर द पेजेंट्स, दे आर द टैक्स पेयर्स। जो टैक्स आ रहा ना पूरा 99% टैक्स वो यहाँ से आ रहा है। इनको नाराज कर दोगे, टैक्स नहीं देंगे, रिवोल्ट होंगे। एंड ब्रिटिश इकॉनमी पहले से हिल चुकी है, दे आर फाइटिंग अगेंस्ट, बिकॉज दे फॉट अगेंस्ट मराठास, मुगल्स, वर्ल्ड, और बाकी भी लड़ाइयाँ चल रही हैं फ्रांस के साथ भी, है ना। सो दैट्स वाई उनको पंगा नहीं लेना था इधर। ठीक है, सो रीजन वाज दिस, ठीक है। एक ऐसे नोट करके पॉइंट लिखना आप, नोट। उनको रिजेक्ट कर दिया, क्या सोच के रिजेक्ट किया था वो प्रपोजल, ये भी आप लिख लो, आप नोट में लिखना कि दे रिजेक्टेड द प्रपोजल ऑफ, दे रिजेक्टेड द प्रपोजल ऑफ landlords, they rejected the proposal of landlords because they assumed, because they assumed unconditional loyalty, because they assumed unconditional loyalty from them, unconditional loyalty from them,
as they benefited greatly from British rule. As they benefited greatly from British rule. ये लाइन कंप्लीट लग रही है रंजना की नहीं? मतलब ये रीजन को जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं, समझो। ओवर द पीरियड्स, ओवर द पीरियड मतलब दे केम हियर लाइक, चलो 17th सेंचुरी, ठीक, हाँ मतलब 17th सेंचुरी आए, 18th सेंचुरी रहे, फिर ठीक है, हाँ। ओवर द पीरियड 40-50 सालों में उन्होंने इन जो लैंडेड क्लास है इनके लिए बहुत कुछ किया है, समझ रहे हो? जैसे आपका एक दोस्त हो, आप उसके लिए हर मौके पे काम आओ, एक मौका ऐसा आ जाए जहां आप उसको मना कर दो कि भाई मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आपके मन में ये बात रहेगी कि दोस्ती नहीं टूटी क्योंकि इसके लिए मैं लगातार काम आता रहा हूं, है ना? तो द सेम थिंग वाज हियर कि ब्रिटिशर्स न्यू दैट लैंडेड क्लास को ये पता है कि उनके लिए बेस्ट कौन है, वी आर दी बेस्ट, क्योंकि हमने उनको प्रॉपर्टी राइट दिए, हमने टाइम टाइम पे उनके लिए कितने सारे रूल्स वगैरह बनाए। तो अगर एक बार हम उनको मना भी कर देंगे दे विल स्टे लॉयल, है ना, अनकंडीशनल लॉयलिटी। सो दिस इज द रीजन कि पास्ट ओवर द ईयर्स, हालांकि आपके दोस्त ऐसे नहीं होते हैं, है ना, एक बार काम नहीं आओगे भाड़ में जाओ। खैर, तो दिस इज द थिंग, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखना आप। However, after 1857 रिवोल्ट, हाँ खत्म हो, उसको वहीं पे क्लोज कर दो आप, पैराग्राफ चेंज करके लिखो आप। वो हुआ ना पूरा लाइन कि अभी बच गया कुछ, बेनिफिटेड ग्रेटली फ्रॉम द ब्रिटिश रूल, ठीक है ना। कोर आइडिया वाला हो गया पढ़ना। अभी हम बात कर रहे थे कि इमरजेंस ऑफ नेशनलिज्म कर रहे थे ना, अब उसके उसी वाले पॉइंट में अब कंटिन्यू करें, उसका सब पॉइंट अभी तक हम लिख रहे थे, इमरजेंस ऑफ नेशनलिज्म में ही सब पॉइंट्स लिख रहे थे ना, अभी खत्म नहीं हुआ था ना वो, अब उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। However, after 1857 revolt, however, after 1857 revolt, Britishers wanted to secure Britishers wanted to secure loyalty of Britishers wanted to secure loyalty of traditional leaders among Indian society, to secure loyalty of traditional leaders among Indian society. Traditional leaders among Indian society, that is the landed class slash zamidars, that is the landed class slash zamidar and princes, prince and then as princess, princess वाला princess नहीं, मेल वाला princess, ठीक है। जमींदार and princes as they had provided, एक ही एस का डिफरेंस है ना, एक ही एस का, as they had provided leadership in 1857 revolt, provided leadership in 1857 revolt, therefore BIA 1851, therefore BIA 1851, therefore BIA 1851 members were nominated to Imperial Legislative Council, that is the ILC we were talking about, nominated to Imperial Legislative Council. 1851 members were nominated to Imperial Legislative Council created by Indian Councils Act 1861. Full stop. Indian Councils Act 1861. Therefore, they dominated seats in ILC.
देयरफॉर दे डोमिनेटेड सीट्स इन आईएलसी। दे का मतलब वही लैंड होल्डर्स और वही प्रिंसेस है ना। दे डोमिनेटेड नॉमिनेटेड सीट्स इन आईएलसी अंटिल 1892, अंटिल 1892। ठीक है, फुल स्टॉप देना। अंटिल 1892 का मतलब ये है क्योंकि 1892 में क्या होगा यशिका, 1892 में एक और आईसीए आएगा, इंडियन काउंसिल्स एक्ट, जिसमें रिप्रेजेंटेशन किसको मिल जाएगी, मॉडरेट्स को। ठीक है, सो 1892 ऑनवर्ड्स टिल 1905 हु विल डोमिनेट, द मॉडरेट्स। द मॉडरेट्स और वेस्टर्न एजुकेटेड इंडियंस, मिडिल क्लास, कुछ भी बोलो आप। सो दे विल डोमिनेट फ्रॉम 1892 1905। 1905 में एक्सट्रीमिस्ट आ जाएंगे क्योंकि वे देखेंगे कि आपकी बातें पूरी तो हो नहीं रही हैं, आप यही पिटीशन भेज रहे हो, रोज हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हो, मान तो रहे नहीं, ये लो मारपीट करके देखा जाए। ठीक, फिर ये दोनों फेल हो जाएंगे भाई 1907। अब 1907 ऑनवर्ड्स देयर विल बी अनदर थिंग कि वहां पे कौन आ जाएंगे, बंगालीज आ जाएंगे, कुछ बंगाली रिवोल्यूशनरीज, और फिर आ जाएंगे पंजाबी एनआरआईज विच इज गदर मूवमेंट। ये सारी चीजों की बात करेंगे हम, बट हाँ यहां तक आप क्लियर रखो। 1892 तक कौन डोमिनेट कर रहा है, द प्रिंसली स्टेट्स, मतलब बेसिकली प्रिंसेस एंड द लैंड होल्डर्स। 1892 ऑनवर्ड्स मॉडरेट्स, 1905 ऑनवर्ड्स एक्सट्रीमिस्ट, एंड देन 1907 से 17 तक देयर विल बी मिक्स काइंड ऑफ थिंग, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स दोनों फेल हो चुके हैं, तो कुछ रिवोल्यूशनरीज आएंगे नए नए, और 1917 के बाद आ जाएंगे प्यारे गांधी जी। ठीक है, एमजी, महात्मा गांधी, मिलिंद गाबा मत समझ लेना। हाँ। ठीक है, तो दिस इज आवर टाइमलाइन। तो हम कहाँ तक पहुँचे, 1892 तक ये बात थी, बीच में एक और फेज था, चलो उसकी भी बात कर लेते हैं। ठीक है, गांधी जी के आने के बाद यहाँ से 1922 वाला एक फेज आएगा जिसमें इन ठीक है इनकॉर्पोरेशन मूवमेंट चल रहा होगा, यहाँ पे हो जाएगा एक चीज़, तो ये डिसकंटिन्यू हो जाएगा इनकॉर्पोरेट मूवमेंट के। इसके साथ रॉलेट सत्याग्रह एक्ट, पता है 1919, रॉलेट सत्याग्रह। ठीक है, रॉलेट सत्याग्रह। ठीक है, इन चीज़ों को लिखो मत आप, ऐसे ही एक मोटा मोटा आउटलाइन के लिए कर रहा हूँ, सारी चीज़ें लिखाऊंगा, डोंट वरी। और इसके साथ चल रहा था, रॉलेट सत्याग्रह के साथ ही चल रहा था CAK। CAK क्या है, कोई बताएगा, चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा। ठीक है, ये सारे गांधी जी से रिलेटेड हैं, चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा। ठीक है, यहाँ पे भी सत्याग्रह ये सब चल रहा था लगातार। तो दिस फेज गांधी जी सुपर एक्टिव। ठीक है, 19 अच्छा यहाँ आने के बाद यहाँ पे देखो ना, ये जो गांधी जी वाला एरा है, यहाँ पे जो मॉडरेट्स हैं और जो एक्सट्रीमिस्ट हैं दे आर प्रो गांधी। गांधी जी को उनका फुल सपोर्ट है कि भाई ठीक है, काम तो आप भी वही कर रहे हो, हमारा फुल सपोर्ट। तो ज़्यादातर कोई भी ऐसे वायलेंट एक्टिविटीज़ नहीं हो रही हैं। 1922 देयर इज़ अ वायलेंट एक्टिविटी, चौरा चौरी। ठीक है, चौरी चौरा जो भी है। हाँ, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक पुलिस स्टेशन था जिसमें बहुत सारे ब्रिटिशर्स थे, 28, आग लगा दी, उनको जिंदा जला दिया, मस्त रोस्टेड। ठीक है, लाइक अ चिकन। 1915, अरे आए थे तो क्या मतलब है, काम कब से शुरू किया उससे मतलब है। ठीक है, थे तो गांधी जी आए तो बहुत पहले थे, इंडिया आए थे ऐसा बोलो ना, ऐसे बोलो ना, आए तो बहुत पहले थे वो। ठीक है, खैर फिर उसके बाद आई थिंक फिर आते हैं हम गांधी जी की, अगर हम बात ही कर रहे हैं तो 1932 सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट है ना, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, इन हिंदी वी कॉल इट सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन मतलब प्यार से मना करेंगे, ऐसा सविनय अवज्ञा। अवज्ञा करना इज नॉट एग्रीइंग विद द पर्सन, बट सविनय मतलब विद
व्हाट यू से, ड्यू रिस्पेक्ट, कि भाई ठीक है हम नहीं मानते, आप कोई भी करो कह दो मैं नहीं मानता, सिंपल। आप रूल्स लाओगे मैं नहीं मानता, है ना, आप नमक के रूल लाओगे मैं नहीं मानता, जाओ। और फिर इसी कंटेक्स्ट में आगे जाएंगे, 1942 में क्या होगा, क्विट इंडिया मूवमेंट। और फिर सेम 1947 आज़ादी। और इसी बीच में अगर आप मतलब ठीक है, हम मैंने पहले भी बताया 1906 में बनती है मुस्लिम लीग, 1906 में मुस्लिम लीग वॉज फॉर्म्ड। और 1928 आते आते, एक्चुअली जब मुस्लिम लीग बनी ना, उसका रीजन ये था कि 1893 के बाद से 1893 ऑनवर्ड्स थोड़ा थोड़ा सा कम्युनल वायलेंस बढ़ जाता है, बिकॉज सर सैयद अहमद खान वॉज देयर, ही डिड लाइक ग्रेट फॉर मुस्लिम्स। बेसिकली मुस्लिम्स फेल्ट नेग्लेक्टेड। उससे पहले तक चीज़ें क्या थी, अलग थी। वहाँ से मुस्लिम्स को लगा कि वी आर बीइंग नेग्लेक्टेड, और वहाँ से चीज़ें बदल जाती हैं। 1906 आते आते मुस्लिम लीग बनती है, एंड देन 1928 आते आते दे डिमांडेड फॉर अ सेपरेट कंट्री, ठीक है ना, रैपिड व्हाट डू यू से डिमांड ऑफ पाकिस्तान। तो ये ऐसा एकाएक से डिसीजन नहीं है कि 1947 में इंडिया को डिवाइड कर दिया गया, नहीं, द प्लॉटिंग वाज लाइक वे अर्ली, 30-40 साल से उस बात की प्लॉटिंग चल रही थी, बिकॉज द ईगोज ऑफ, ठीक है, टू पर्सन्स, द कंट्री सेपरेटेड, because Muhammad Ali Jinnah wanted to be the prime minister obviously, and then there was another person who wanted to be the PM, है ना। तो अब एक ही देश में दो प्रधानमंत्री तो हो नहीं सकते, हो भी सकता था, ऐसे ऑड इवन वाला कंसेप्ट है, दिन में मैं रात में आप, अगले दिन मैं प्रधानमंत्री आप रात में, है ना, ये हो सकता था। या तो फिर नायक पिक्चर बना देते, एक दिन तुम्हारा एक दिन मेरा, ठीक है, खैर नहीं हुआ, इसीलिए आज दो कंट्रीज हैं, ठीक है। चलो अब जरा कुछ रीजंस की बात कर लेते हैं, अभी तक इमरजेंस की बात कर रहे थे, कुछ रीजंस की बात करते हैं, रीजंस ऑफ ग्रोथ ऑफ आईएनएम, ठीक है। कुछ रीजंस क्या थे उसमें से, एक तो पहला रीजन था रेसिज्म, पहला रीजन वाज रेसिज्म। रेसिज्म भी किस तरह से ये लोग कर रहे थे देखना आप, रेसिज्म में भी अगर मैं पहला पॉइंट बोलूं तो ब्लैक एक्ट्स, इन हिंदी वी कॉल इट काला कानून, ठीक है। इट केम इन 1850। क्यों आया था, व्हाट इज द ब्लैक एक्ट, किसी को कोई आइडिया, यशिका एनी आइडिया? हैं रेसिस्ट, अरे ये क्या बात हुई, ऐसी कोई बात नहीं थी, ये तो किसी ने अपने दरवाजे के बाहर लिखवा लिया होगा, उससे क्या लेना देना। अरे तो वही तो मैं कह रहा हूँ, तो पर्सनल ओपिनियन हो गया ना, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ऐसा बोला क्या, बताओ, अभी जाऊं इंग्लैंड, आज हो ही जाए एक्सट्रीमिस्ट वाला, अगर ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ऐसा बोला तो बताओ, फिर उधम सिंह एक और पैदा होगा आज एक और बॉम्ब गिरेगा वहां, नहीं, दिस इज दियर पर्सनल ओपिनियन। कुछ लोग थे ऐसे उस माइंडसेट के, जैसे किसी का एग्जांपल, एनी गवर्नर जनरल जो उस माइंडसेट का था, who used to be who think himself like I'm superior, Wellesley 9805, लिटन भी, हाँ लिटन बहुत बड़ा विलन है ना। तो दीज विलन्स वर देयर, खैर दे थॉट कि हाँ ठीक है हम हैं सुपीरियर्स, और वो इस बात पे बिलीव करते थे कि यार क्या गरीब देश है, बीन बजाते रहते हैं, इतनी गर्मी है, मच्छर काट रहा है, इतनी देर से बैठे, ना एसी है ना कुछ है, तो उनको दुख था इस बात से। खैर हु बिकेम द रिचेस्ट पर्सन बाय द वे, व्हाट वाज द नेम? हाँ हाँ मैंने बताया था, तो नाम क्या था उसका? ये 1757 वाला रॉबर्ट क्लाइव, आरसी रॉबर्ट क्लाइव। इंडिया आया सुपर गरीब, तो इंडिया आया, उसने इतना लूटा इंडिया को कि वो यूरो पूरे वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन बन गया विद इन 5 ईयर्स, पैसा डबल रातों रात, ठीक है। अपना घर पर बेच दिया कि कंपनी के शेयर्स खरीदो, ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयर्स खरीदो खरीदो, मैं अमीर बनने वाला हूँ। तो उसको इतना लूट मिला बैटल ऑफ प्लासी में एंड देन बैटल ऑफ बक्सर की, मतलब ही बिकम द रिचेस्ट। खैर तो ये कुछ लोग ऐसे थे, रॉबर्ट क्लाइव बोल सकते हो, वेलेस्ली था, एंड देन रिपन, सॉरी लिटन, रिपन भी वही उसी तरह का था, डलहौजी, उसी माइंडसेट के लोग थे। खैर ये पर्सनल था उनका। हाँ हम ब्लैक एक्ट्स की बात कर रहे थे, तो व्हाट आर दीज ब्लैक एक्ट्स, देखो इसके आने पहले तक प्रॉब्लम क्या थी
कि इफ समवन इज अ ब्रिटिश बॉर्न सब्जेक्ट है कोई, और उसने क्या कर दिया, कोई क्राइम कर दिया। अब इसके क्राइम के बाद देखो, इफ यू आर इंडियन, आपको सजा तुरंत मिलेगी ऑन द स्पॉट की, मतलब ठीक है, आप तुरंत कोर्ट में लेकर जाए जाओगे, जो भी आसपास आपकी कोर्ट होगी, चाहे फास्ट ट्रैक हो, कुछ भी हो, आपको सजा मिल जाएगी। एक ब्रिटिश बॉर्न सब्जेक्ट ने अगर क्राइम किया तो इसकी हियरिंग कहाँ होगी? इसके लिए दो कंडीशंस थी। एक तो कौन सी कंडीशन थी? सुप्रीम कोर्ट। ठीक, सुप्रीम कोर्ट कितनी थी इंडिया में उस टाइम पे? 3 थी, बॉम्बे, मद्रास एंड देन कोलकाता ऑब्वियसली। ठीक है, 3 सुप्रीम कोर्ट्स थे। अगर मतलब इसके बाहर आपने काम किया तब तो आप बच ही गए समझ लो, क्योंकि वो कहेगा कि भाई ये तो ज्यूरिडिक्शन में ही नहीं आता। बहुत सारी बातें थी, खैर 3 ही सुप्रीम कोर्ट हुआ करते थे उस टाइम, 1857 तक की बात कर रहा हूं मैं। अब दिक्कत यह है कि उस टाइम पे 3 सुप्रीम कोर्ट हैं, और उन सुप्रीम कोर्ट में भी कौन आपकी हियरिंग करेगा? ओनली अ ब्रिटिश जज। इंडियन जजेस वर नॉट अलाउड। तो देखो ये किस एंगल से हुआ इक्वलिटी बिफोर लॉ? इफ यू आर टॉकिंग अबाउट इक्वलिटी बिफोर लॉ, दिस इज व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। वेस्टर्न एजुकेशन में आप हमें क्या पढ़ा रहे हो? इक्वलिटी बिफोर लॉ। किस एंगल से इक्वलिटी बिफोर लॉ है? किसी एंगल से नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, इस एक्ट के थ्रू जो ब्रिटिश बॉर्न सब्जेक्ट्स थे, ये आगे अंडर द ज्यूरिडिक्शन ऑफ इंडियन जजेस, ये एक्ट लाया गया। बोला गया कि भाई ये तो गड़बड़ चीज है, तो ब्लैक एक्ट नाम से एक एक्ट लाया गया, और ये किसके आगे अंडर आ गए? दे आर अंडर इंडियन जजेस ज्यूरिडिक्शन, है ना। इन्होंने बोला लो, जिसको हम अपने घर में नहीं आने देते वो हमारा जज बन गया। सो दे फेस्ड मैसिव प्रोटेस्ट। और इस टाइम प्रोटेस्ट कौन कर रहा? पहली बार इतिहास में अंग्रेज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दे आर प्रोटेस्टिंग कि भाई ये क्या अत्याचार है, जिसको हम घर में नहीं घुसने दे रहे हैं, हम उसके अंडर खड़े होंगे। मतलब इफ दिस इज द इंडियन गाय नाउ एंड वी आर दिस, ये कैसे हो सकता है? ये गलत है। तो ये मारकाट पे उतर आए, जलाना शुरू कर दिया, इधर उधर काट मार, मतलब मैसी प्रोटेस्ट है ना, तो वायलेंट प्रोटेस्ट। और फिर आपको पता ही है कि ये तो बस दिखावा था। फिर जब ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ तो दिस एक्ट वाज कि चलो ठीक है, इसको ऑन होल्ड कर दो। तो ये हुआ नहीं, इट वाज ऑन होल्ड देन। ठीक है, केप्ट ऑन होल्ड। ठीक है, इसमें कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं। दिक्कत ये थी ना, देखो एक तो इन दोनों के बीच बड़ा साइकोलॉजिकल वो था, डिस्टेंस था। होता ना, एक होता है कि आप चलो उस तरह से करते हो भेदभाव कि भाई ठीक है, आई एम व्हाट डू यू से टॉलर फेयरर, ये अलग बात है। एक होता है साइकोलॉजिकल डिस्टेंस, जिसको खत्म करना बहुत मुश्किल है। ये चीजें तो हो सकती हैं एडजस्ट, बट साइकोलॉजिकल डिस्टेंस इज लाइक हार्ड टू फुलफिल। ठीक है, लिखो आप। ये हेडिंग डाल रखा आपने ना, ब्लैक एक्ट्स, कुछ 3-4 लाइन्स लिख लो उसमें आप। दिस, हाँ हाँ, ये डाल रखा ना, दिस एक्ट ब्रॉट ब्रिटिश बॉर्न सब्जेक्ट्स, ओके, टाइमर लगाऊं क्या 1 मिनट का? दिस ब्रॉट ब्रिटिश बॉर्न सब्जेक्ट्स इन प्रेसिडेंसी टाउन की बात कर रहा हूं तो अगेन 3 टाउन्स, बॉम्बे, मद्रास एंड कलकत्ता। ठीक है, दिस दिस एक्ट ब्रॉट ब्रिटिश बॉर्न सब्जेक्ट्स इन प्रेसिडेंसी टाउन अंडर क्रिमिनल ज्यूरिडिक्शन ऑफ ऑर्डिनरी कोर्ट्स। इन्होंने बोला लो, भगवान ने हमें स्पेशल बना के भेजा, तुमने हमें ऑर्डिनरी कोर्ट में लाके खड़ा कर दिया। अंडर क्रिमिनल ज्यूरिडिक्शन ऑफ ऑर्डिनरी कोर्ट्स, इन ब्रैकेट लिख लेंगे उसके आगे इंडियन जजेस। प्रॉब्लम इनको ये थी, इंडियन जजेस, ऑर्डिनरी कोर्ट के आगे इन ब्रैकेट इंडियन जजेस। ठीक है, और उसी ब्रैकेट में ही स्टार लगा के लिख लेना, अर्लियर दे वर अंडर सुप्रीम कोर्ट, अर्लियर दे वर अंडर सुप्रीम कोर्ट।
नेक्स्ट पॉइंट, it means, next point, it means now in presidency town. Next point, it means now in presidency town. It means now in presidency towns, Indian judges could hear cases involving British born subject. Could hear cases involving British born subject. लास्ट पॉइंट लिख लो आप कि ये जो वायलेंस हुआ, दिस एक्ट हैड टू बी पुट ऑन होल्ड. दिस एक्ट हैड टू बी पुट ऑन होल्ड. This act had to be put on hold due to fear of white rebellions. Due to fear of white rebellions. Due to fear of white rebellions, therefore, the myth of equality before law broken. मिथ ही था एक. Therefore, the myth of equality before law broken, and psychological distance between broken and psychological distance between distance between these two races है ना, these two races increased. Psychological distance between these two races increased. एक इंडियन रेस, एक यूरोपियन रेस. ठीक है ना. ठीक है. इज इट क्लियर? ब्लैक एक्ट्स. इसमें रीजंस में सेकंड रीजन हम लिखेंगे another thing which is called as Lex Loci Act. लेक्स लोकी एक्ट क्या था? ये भी आया था 1850. व्हाट वाज लेक्स लोकी एक्ट? नहीं. तो हुआ क्या था, देखो, पहले इंडियंस ओवरसीज जाने से क्यों डरते थे? करेक्ट. आप सोसाइटी से बहिष्कृत कर दिए जाओगे, भगा दिए जाओगे. वंस यू ट्रेवल्ड अक्रॉस द ओशियन, इसका मतलब इफ यू बिलोंग टू अ हिंदू कम्युनिटी और समथिंग लाइक दैट, है ना, मोस्टली फॉर हिंदूज. अगर आप हिंदू हो और आप 7 समंदर पार चले गए, ठीक, तो यू आर डन. आप अपने जगह पे वापस नहीं आ सकते. आपकी जो सोसाइटी, आपकी कम्युनिटी आपको निकाल के बाहर फेंक देगी कि नाउ यू आर नॉट हिंदू एनी मोर. इसीलिए हिंदूज बहुत रेजिस्ट करते थे बाहर जा करके लड़ाई से, और इसीलिए जो गए वो वहीं बस गए. जैसे देयर इज कंट्री नेम्ड फीजी, पता है, वेस्ट इंडियंस. फीजी में आप देखोगे आपको 70% ज़्यादा इंडियंस मिलेंगे. वही इंडियंस है जो या तो ट्रेड के लिए, बाकी चीज़ों के लिए लेकर गए थे. बहुत सारी कंट्रीज आपको दुनिया में ऐसे मिलेंगे जहाँ आपको भरे हुए इंडियंस मिलेंगे. बहुत सारे इंडियंस है ना. साउथ अमेरिका, देन वेस्ट इंडीज, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं. वो इसीलिए क्योंकि उनको पता था कि अगर मैं वापस आ भी गया किसी भी तरीके से तो मेरी सोसाइटी मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगी. दिस इज द थिंग. लेक्स लोकी एक्ट ने क्या किया? अच्छा, एक और बात थी इसमें कि आप जायदाद से बेदखल हो जाते थे, है ना. इफ यू ट्रेवल अक्रॉस द सी, और आपने क्या किया, रिलीजन कन्वर्जन कर लिया. यू आर हिंदू, यू बिकेम क्रिश्चियन. क्रिश्चियन ही बनते थे उस टाइम पे. द रीजन वाज 1813 में क्रिश्चियन मिशनरीज इंडिया में आ गए, और वो क्या कर रहे थे, कन्वर्जन. वो उनको बताते थे कि देखो तुम्हारे भगवान में वो बात नहीं है, जीसस क्राइस्ट, हालेलुया बोलोगे सीधा स्वर्ग जाओगे. ठीक, एक रात में अमीर. आज तुम क्रिश्चियन बनो, अगली सुबह उठोगे तो तुम अमीर हो जाओगे. ऐसी मतलब बहुत सारी बातें थी धर्म की. ठीक, खैर उन्होंने बोला कि ये लगाना ठीक नहीं है, ऐसे पानी वानी छिड़को अपने ऊपर, बस मजा आ जाएगा देखो एकदम. ठीक. कहता है और क्या धर्म तुम्हारा? ये कहता है शराब खराब है, हमारा धर्म देखो 60 ml के 2 मारोगे रात में, मजा आ जाएगा. ठीक.
तो ये सब चीजें थी। तो अगर यू आर कन्वर्टेड इन अनदर रिलीजन, आपने अपना धर्म छोड़ के कोई और रिलीजन कर दिया, तो आप यू आर द व्हाट डू से आप बेदखल प्रॉपर्टी से, ठीक। आप अपनी फादर की या जो भी आपके रहे रिलेटिव उनकी प्रॉपर्टी को आप क्लेम नहीं कर सकते। लेक्स लोकी एक्ट ने क्या किया, इवन इफ यू आर कन्वर्टेड यू हैव द राइट टू प्रॉपर्टी, है ना। दिस इज द प्रॉब्लम कि इन्होंने बोला कि अगर आप हिंदू से क्रिश्चियन बन गए, अगर आप हिंदू से क्रिश्चियन बन जाओगे तो भी जो प्रॉपर्टी में आपका हिस्सा है और जो आपको पर्क्स मिल रहे थे, आपको ना तो कोई बाहर निकाल सकता है और ना ही ये प्रॉपर्टी से बेदखल कर सकता है। तो आप एकदम मस्त क्रिश्चियन बनो और अगली सुबह उठो और अमीर, बैंक बैलेंस 8 डिजिट में, है ना। सो तो इन्होंने क्या किया, एक तो धर्म के साथ खिलवाड़। अब एग्जैक्टली इस एक्ट के थ्रू, इससे पहले तक एक्सेप्टेड नहीं था, इन्होंने पर्टिकुलर एक्ट लाया। जैसे मान लो आप क्रिश्चियन मिशनरी हो, अब आप जाकर के लोगों को फायदे बता रहे हो कि भाई बन जाओ, तुम्हें देखो ये फायदा होगा, ये फायदा होगा, ये फायदा होगा, है ना। अब ठीक है, मैंने कहा भाई फायदा होता तो ठीक है, बन तो जाऊं मैं, दिक्कत ये है कि प्रॉपर्टी चली जाएगी। उन बस इतनी सी बात, उन्होंने फोन किया पार्लियामेंट को कि लो भाई लेक्स लोकी एक्ट बनाया जाए एक, है ना, जिससे जो है इवन इफ यू आर क्रिश्चियन यू हैव द ऑल राइट्स एज यू हैड एज हिंदू, है ना। अब इनको लगा कि भाई ये तो सरासर किसके साथ, हमारे रिलीजन के साथ, हमारे कस्टम्स के साथ आपने छेड़छाड़ कर दी, ये गड़बड़ कर दिया आपने, ठीक है। तो फिर दे फेस लाइक मैसिव प्रोटेस्ट, बहुत सारा प्रोटेस्ट हुआ। दिस वाज अनदर ट्रिगर पॉइंट फॉर 1857 रिवोल्ट। लेक्स लोकी एक्ट वाज अनदर ट्रिगर पॉइंट। 1857 का जो रिवोल्ट हुआ उसमें एक ट्रिगर पॉइंट ये भी था कि आपने हिंदू धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, ये बात चलेगी नहीं, क्योंकि उस टाइम पे द मेजोरिटी वाज हिंदूज, लाइक अराउंड 80% और 75% हिंदूज वर देयर, अराउंड 20% मुस्लिम्स वर देयर एंड देन 5% वर द अदर कम्युनिटीज। सो ऐसे रेशियो था कुछ 75%, 20% एंड देन 5% एल्स, ऐसा कुछ रेशियो था उस टाइम पे। तो एक मेजॉरिटी वाली पॉपुलेशन के धर्म से अगर आप खिलवाड़ करोगे तो आउटकम विल बी डेंजरस। कुछ पॉइंट्स लिख लो आप लेक्स लोकी एक्ट के और फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ देखो हम कर क्या रहे हैं, रीजंस ऑफ ग्रोथ ऑफ आईएनएम, इंडियन नेशनल मूवमेंट कैसे बढ़ा। एक रीजन हमने लिखा ब्लैक एक्ट्स, उसका दूसरा रीजन है लेक्स लोकी एक्ट। उसी में मतलब उसी में कह सकते हो, इंक्लूड कर सकते हो आप, है ना। हाँ दिस इज अनदर रीजन कि रेसिज्म अपने चरम पे था, है ना। पहला पॉइंट इसका लेक्स लोकी एक्ट का, इट अलाउड right of inheritance, it allowed right of inheritance, it allowed right of inheritance to those Hindus, it allowed right of inheritance to those Hindus who converted to Christianity, who converted to Christianity. नेक्स्ट पॉइंट, एज आई सेड कि प्रोटेस्ट था वहां पे, लेकिन नेक्स्ट पॉइंट लिखना, एक्ट वाज पास्ड, एक्ट वाज पास्ड। देखो एक आपने लाया ब्लैक एक्ट, प्रोटेस्ट हुआ, आपने उसको होल्ड कर दिया, बिकॉज कौन प्रोटेस्टर्स थे, ब्रिटिशर्स। एक एक्ट आया जिसमें मैसी प्रोटेस्ट इज देयर, मतलब 80% पॉपुलेशन आपकी प्रोटेस्ट कर रही है, स्टिल यू पास्ड दैट एक्ट, है ना। तो दिस इज अनदर ट्रिगर पॉइंट। तो फिर आप मजबूर कर रहे हो, है ना। एक्ट वाज पास्ड डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग अपोजिशन, द एक्ट वाज पास्ड डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग अपोजिशन बाय हिंदूज, by Hindus. The act was passed despite strong opposition by Hindus, in bracket लिखना आप उसके, मतलब फुल स्टॉप लगा दो, इन ब्रैकेट लिख लो। Therefore Britishers were insensitive, therefore Britishers were insensitive। इसी में नेक्स्ट पॉइंट लिखना, ड्यू टू इंक्रीज्ड रेसिज्म, लेक्स लोकी एक्ट के बारे में नहीं लिखवा रहा हूँ, ये कैसे अफेक्ट किया इसने मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। इज इट क्लियर ना, लेक्स लोकी एक्ट के पॉइंट नहीं है, मतलब हाँ इससे कैसे ट्रिगर हुई चीजें वो बात है। ड्यू टू इंक्रीज्ड रेसिज्म,
बाय ब्रिटिश, नहीं बाय मत लिखना, ड्यू टू इंक्रीज रेसिज्म एंड ब्रिटिश criticism of Indian civilization, due to increased racism and criticism and British criticism of Indian civilization, also led to national national cultural nationalism, समझ रहे हो? हाँ। ये कल्चरल नेशनलिज्म को क्या दे रहा है ना? ओके, कल्चरल नेशनलिज्म पोस्ट 1857, कि आपने हमें कल्चरली क्रिटिसाइज कर दिया, ये तो गड़बड़ कर दिया। हाउ कैन यू से दैट कि भाई बड़ों के पैर छूना गड़बड़ है ना? टीका लगाना या सर पे कपड़ा बांधना गड़बड़ है, मतलब ये अलग अलग चीजें थी, ये हमारी बिलीफ है, तुम्हें क्या लेना देना इससे। 1857 इन ब्रैकेट लिख लेना, इसमें मेजर रोल कौन से लोग रोल कौन प्ले कर रहे थे? स्वामी विवेकानंद वाज देयर एंड स्वामी दयानंद सरस्वती वाज देयर, है ना? तो हु आर लीडिंग दिस नेशनल कल्चरल नेशनलिज्म? स्वामी विवेकानंद वाज देयर एंड स्वामी दयानंद सरस्वती वाज देयर। तो आगे ब्रैकेट में बस ये दो नाम मेंशन कर लो, स्वामी विवेकानंद एंड स्वामी दयानंद सरस्वती। दे वर लीडिंग दिस national cultural nationalism by publishing various magazines and then these kind of things. Swami Dayanand Saraswati, second person was Swami Dayanand Saraswati. हैं? कितना करवाऊंगा? तो शुरू हुआ, अभी तो बहुत टाइम है। 1:30 बजे शुरू हुआ था तो 3:30 बजे खत्म होगा। अच्छा चलो, हाँ मतलब जैसे ना जो कल्चरल नेशनलिज्म है उसको प्रमोट कौन कर रहा है? दो ही लोग हैं हिंदूज के कल्चरल, उसको प्रमोट करने वाले स्वामी विवेकानंद एंड देन दयानंद सरस्वती, यही दोनों लोग। मैगजीन्स, सोसाइटीज, डिफरेंट थिंग्स वर देयर, है ना? ये दो मेजर नाम थे जो इसको प्रमोट कर रहे हैं। किस चीज को? लोग कल्चरल नेशनलिज्म को। ठीक है ना? तुम्हारा ना मेरा मानवी 10 पेज और 10 पेज और मजाक 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 है तो 15 पेज लिख दो। नहीं ठीक है, थोड़ा सा और। ठीक है, ये हो गया। रुको देखता हूँ और पॉइंट्स स्किप कर सकते हैं क्या? अच्छा ठीक है, ठीक है, रहने दो आप। आगे ना यूपीएससी का एक क्वेश्चन लिखना जो इस पे बेस्ड था। ये क्यों बता रहा हूँ आईएनएम का? क्योंकि यूपीएससी एक बार क्वेश्चन पूछ चुकी मेंस में। यूपीएससी का एक क्वेश्चन लिख लो आप इसमें। सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स लेड टू socio-religious reforms led to development of socio-religious reforms led to development of national identity slash national cultural nationalism, development of national identity slash national cultural nationalism, explain। यूपीएससी ने इसको पूछ रखा है। ठीक है, तो जब ये पूरा टॉपिक कंप्लीट होगा आपको इसका आंसर मिल जाएगा। हाँ मतलब कह सकते हो आप। ठीक है, बाय द टाइम हम इसको टॉपिक को कंप्लीट करेंगे ना। ठीक है, हाँ एग्जैक्टली और ये सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म से भी रिलेट होगा। ठीक है ना? खत्म नहीं हुआ है, पेन वेन बंद करने की आवाज आ रही है। What is Vedas? He believed in Vedas. Who do you think he supports? मैंने ये नहीं बोला भगवान की बात, देखो यहाँ बात हो रही हिंदुइज्म की।
मोस्टली अब देखो दिक्कत क्या हो रही है यहाँ पे, तुम समझ रहे हो, एक पर्टिकुलर रेस को आप ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पर्सन एट दिस टाइम दे आर वरीड अबाउट हिंदूज, मुस्लिम्स आर फीलिंग लेफ्ट बिहाइंड। 1857 तक ऐसा नहीं था, उसके बाद से ये जो डिफरेंसेस है ना, यहाँ से ये डिफरेंसेस बढ़ना शुरू होंगे, बिकॉज वन पर्टिकुलर रेस इज फेल्ट लाइक कि वी आर लेफ्ट बिहाइंड। और ये डिफरेंसेस आगे बढ़ते बढ़ते आईएनसी में फिर रिप्रेजेंटेशन ना मिलने की वजह से आगे जा करके 1906 तक मुस्लिम लीग बन गई है ना। तो ये डिफरेंसेस एक समय पे नहीं है, ये बहुत धीरे धीरे प्लॉट होते गए है ना। बाय द वे दे बोथ बिलीव्ड इन वेदास, व्हाट दे आर सेइंग, इवन राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, दे आर टॉकिंग अबाउट द वेदास कि फॉलो आवर वेदास, आवर एंशियंट कल्चर वाज वेरी रिच, जिसको ब्रिटिशर्स ने आके मतलब या फिर अलग अलग इन्वेडर्स ने आकर के पॉल्यूट कर दिया। तो दे वांट दैट कल्चर कि पुराने समय वाला जो कल्चर था वेदास को फॉलो करो, है ना, बिकॉज दे आर साइंटिफिक एज वेल, दे प्रूव्ड कि दे आर साइंटिफिक, है ना। तो जस्ट फॉलो दीज, डोंट फॉलो दीज ब्रिटिशर्स, दिस इज व्हाट दे वांट। बट द प्रॉब्लम इज दे आर ओनली टॉकिंग अबाउट द हिंदू सोसाइटी, है ना। सो वन पर्टिकुलर रेस इज फीलिंग लेफ्ट बिहाइंड, और ये आगे जाकर के खैर इसको लिखना चाहो तो लिख लो आप, मतलब एक ठीक है, एक पॉइंट लिखना, आप नोट करके लिखो आप। हाउ एवर नेगेटिव ऑफ कल्चरल नेशनलिज्म, देखो उसका नेगेटिव पार्ट ही था जो मैंने बोला, नेगेटिव के लिए पूरा नेगेटिव मत लिखा करो, ये इतना पर्याप्त है, ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव, है ना भाई, माइनस लगा के वी लिख दो, नेगेटिव हो गया। हाउ एवर negatives of cultural nationalism, negatives of cultural nationalism, ऐसे एक तीर मारो, लिखो हिंदू रिवाइवल, दे आर टॉकिंग अबाउट ओनली हिंदूज, हिंदू रिवाइवल। हाँ कभी कहो पूछ दे, यूपीएससी का कोई भरोसा नहीं, है ना। हिंदू रिवाइवल इन ब्रैकेट आगे लिख लेना आप, हिंदू रिवाइवल के आगे ब्रैकेट लगाना, उसमें आप लिखना जस्ट आफ्टर, हिंदू रिवाइवल जस्ट आफ्टर 1883। वाई 1883? क्योंकि जब तक स्वामी दयानंद सरस्वती जिंदा थे तब तक ऐसी कोई प्रॉब्लम थी नहीं, है ना। जस्ट आफ्टर 1883, और 1883 में क्या होता था, स्वामी दयानंद सरस्वती डाइड। आफ्टर हिज डेथ communal tension increased, communal tension increased, स्वामी दयानंद सरस्वती। इनकी डेथ के बाद, इसीलिए आगे जाके 1893 आते आते आगे हम पढ़ेंगे, बहुत सारी बातें हैं इसमें, बहुत सारे एंगल्स हैं, बस ठीक है। तो ये एक नेगेटिव था इस कल्चरल नेशनलिज्म का, क्योंकि इसकी वजह से क्या हुआ, कम्युनल टेंशन बढ़ गई। ही वॉज अ स्कॉलर, तो वो बैलेंस में लेकर चीज़ों को चल रहे थे। आफ्टर हिज डेथ तो बहुत सारे स्कॉलर्स आ गए, तो फिर ठीक है। 4 पॉइंट्स और हैं, लिखना चाहोगे मानवी? नहीं, देखो, हाँ यस, बढ़िया है, नहीं ठीक है, बड़े दुख की बात, ठीक है, खैर चलो ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, रुक जाते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, नेक्स्ट में बात करेंगे, एक और एंगल था, एजुकेशन का भी रोल था। वो लोग थोड़ा आर्मी पे, होम चार्जेस, इस पे ज़्यादा पैसे खर्च कर रहे थे, है ना। अब दिक्कत ये थी कि इन्होंने क्या किया, एजुकेशन को नेग्लेक्ट करना शुरू किया धीरे धीरे। व्हाट वाज द रीज़न, इनको लगा हम इनको पढ़ा रहे हैं, फिर ये हमको पढ़ा रहे हैं, उससे अच्छा हम इनको पढ़ाना बंद कर दें, हमको पढ़ाना बंद कर देंगे। तो दैट्स हाउ द फंडिंग डिक्रीज्ड। क्योंकि हुआ क्या कि बहुत सारे एंग्लो इंडियन न्यूज़पेपर्स थे, है ना, जिन्होंने क्या बोला कि जो वेस्टर्न एजुकेटेड लोग हैं ये ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जाना शुरू कर दिया है। इन्होंने एक प्रोपोगंडा सा बनाया कि दे आर गोइंग अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, बिकॉज ऑफ दैट दे डिक्रीज द फंडिंग। जैसी फंडिंग डिक्रीज हुई तो अब आपको मैक्सिमम लोग, आप आगे देखोगे भी, तो जो भी आपको ये ऐसे मिलेंगे कि जो रिवोल्यूशनरीज हैं, जो मॉडरेट्स हैं, जो आईएनसी में जो अपोज कर रहे हैं, पेटिशंस डाल रहे हैं, वो मोस्टली कहाँ के लोग हैं, या तो मेड्रास से बिलोंग करते हैं, या तो बॉम्बे से बिलोंग करते हैं, या फिर
कलकत्ता से। क्यों? क्योंकि यही वो सिटीज़ है जहाँ पे ब्रिटिशर्स थे और सारे स्कूल कॉलेजेस सब यहीं थे। ठीक है? ये 3 जगहें ऐसी हैं जहाँ पे सारे स्कूल कॉलेजेस हैं, तो सबसे ज़्यादा लोग पढ़े हुए यहीं के होंगे। इसीलिए जब आप बंगाल स्पेसिफिकली देखोगे, वी टॉक्ड अबाउट कि बंगाल से ही मैक्सिमम मतलब आप उठा करके देखो इतिहास कि बंगाल से ही ज़्यादा रिवोल्यूशनरी क्यों आए, ज़्यादा फ्रीडम फाइटर बंगाल से ही क्यों निकले, क्योंकि ज़्यादा एजुकेशन नहीं है, पढ़े लिखे यहीं के ज़्यादा लोग, है ना। सो दैट वाज द रीज़न। द मदर्स, लड़कियां सबसे ज़्यादा यहीं से पढ़ी लिखी। तो ये बात की थी हमने इकोनॉमिक्स में बहुत पहले, याद हो किसी को अगर, तो इकोनॉमिक्स में हमने बात थी कि अगर आप कोई बात तक नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचाना चाहते हो तो कन्विंस दैट मदर, बिकॉज द बेबी इन द वूम्ब लाइक द अभिमन्यु। महाभारत में ऐसा बताया गया ना कि अर्जुन बता रहे थे और अभिमन्यु हर्ड दैट थिंग, और ये वर्क करता है। तो जिस तरह से मदर का बिहेवियर होगा, बेबी को वो चीज़ें ऑलरेडी कहीं ना कहीं उसके अनकॉन्शियस माइंड में होंगी चीज़ें। तो कन्विंस द मदर, इट विल बी ट्रांसलेटेड इन द नेक्स्ट जनरेशन। दिस इज द थिंग। तो यहाँ की जो मम्मियाँ थी वो अपने बच्चों को कैसे बड़ा किया, या क्या बातें सुनती आई, फ्रीडम की, फ्रीडम की, फ्रीडम की। तो अगली जनरेशन ऑब्वियस सी बात है ऐसी बच्चे होने ही थे कि जो कि फ्रीडम फाइटर्स होंगे। ठीक है, सो दिस इज द थिंग। खैर, तो इसकी वजह से बहुत सारे ऐसी भी जगहें थी जो पीछे छूट गई। अवध वाज दैट। अवध मतलब उड़ीसा, बंगाल, बिहार, सॉरी उड़ीसा, बिहार, ये सारा मिला करके, ठीक है ना। तो ये लोग पीछे छूट गए। तो जब भी आप देखोगे कि मॉडरेट्स में कौन से लोग ज़्यादा भरे हुए हैं, तो यहाँ के लोग। तेलुगु कम्युनिटी वाज नॉट देयर, तमिलनाडु वाज देयर, तमिल पीपल वर देयर, बट तेलुगु वाज नॉट देयर, कन्नड़ा नॉट देयर। सो दीज लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड पीपल, दे वर बिहाइंड इन दीज थिंग्स, कि वो भाई इनको एजुकेशन मिली नहीं तो वो कहाँ से पिटिशंस डालेंगे। पिटिशन डालने के लिए या न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए आपको नॉलेज तो होना चाहिए ना। तो भोजपुरी स्पीकिंग पीपल, उड़िया स्पीकिंग पीपल, कन्नड़ा, तेलुगु, दीज पीपल्स वर बिहाइंड इन दीज। इनमें आगे सिर्फ कौन से थे? मुंबई मतलब मराठीज। एंड बेस्ट एग्जांपल इज बाल गंगाधर तिलक, चित्पावन ब्राह्मण। चित्पावन ब्राह्मण उन्हें कहते हैं जो चोटी रखते हैं, ठीक है ना। तो मराठीज वर देयर। देन व्हाट एल्स, मद्रास के लोग जो भी थे, मोस्टली तमिल स्पीकिंग पीपल। कलकत्ता मतलब बंगाली स्पीकिंग पीपल। तो ये सारे लोग, और अभी भी देखोगे इन लोगों की अंग्रेजी कंपेरेटिवली बाकी लोगों से अच्छी होती है। द रीजन वाज दैट क्योंकि भाई इनके पास स्कूल कॉलेजेस बहुत पहले से हैं इन कंपैरिजन विद कि बाकी जगहों पे, जैसे अवध हो गया, स्पेशली बिहार की बात कर लें हम, है। तो दैट्स वाई, दैट्स द रीजन। खैर ठीक है, यहाँ तक रुकते हैं, फिर कल मतलब नेक्स्ट क्लास में जब भी शुरू करेंगे, देन कम्स द विलन, लिटन आएगा, लिटन की बात करेंगे, कुछ और बातें हैं। ठीक है, सो वी कैन स्टॉप हियर। अभी तक थोड़ा बोरिंग था, 1885 से इट विल बिकम इंटरेस्टिंग बिकॉज विलन्स विल बी देयर। इंट्रोडक्शन, अरे आकाश कोई बात नहीं, इंट्रोडक्शन जिस दिन सारे आएंगे उस दिन। ठीक है, ऑनलाइन वालों जा सकते हो आप। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।